हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये स्टोरी भी बाकी स्टोरी जैसा आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी को। वन अपने ही बन बैठे दुश्मन रेयांश कपूर मोहब्बत हो तुम। दिल्ली दिल्ली की सड़कों पर एक गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी और पिछली सीट पर एक लड़की बैठी बुरी तरह से रो रही थी। उसने पास में ही बैठी एक औरत के गले में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, अच्छा हुआ मामी आप मुझे लेने आ गए। आप नहीं जानते मैं वहां इतने दिनों से कैसे रह रही थी। वह इंसान नहीं राक्षस है। अगर आप मुझे आज लेने नहीं आती तो मैं अपनी जान दे देती। मैं वहां और नहीं रह सकती थी। नफरत है मुझे उससे और उसके पागलपन से। उसने मुझसे मेरी खुशियां, मेरा वजूद, सब कुछ छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुनकर उस औरत ने, जिसकी उम्र यही 45 से 50 के बीच थी, उसने बड़े ही प्यार से उस लड़की का चेहरा अपने सामने किया तो देखा कि जन्नत ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। उसका गोरा चेहरा रो रो कर लाल पड़ गया था और उसकी वह सिल्वर आइज फिलहाल रोने की वजह से सूज चुकी थी। उसके लंबे सुंदर काले बाल भी अस्त व्यस्त हो रखे थे। यूं तो वह लड़की हुस्न की मलिका थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसकी इसी खूबसूरती से लोग जलते हैं और जलते हैं उसकी किस्मत से। ये है हमारी कहानी की हीरोइन जन्नत सिंघानिया। बात करें जन्नत की तो जन्नत फिलहाल 23 साल की थी। मासूम इतनी कि कोई भी अपना दिल निकाल कर दे दे। छोटा सा गोल चेहरा, दूध जैसा सफेद बदन, काले लंबे बाल जो उसके हिप तक आते थे और साथ ही उसकी वह सिल्वर आइज जो उसकी मासूमियत में चार चांद लगाती थी। जन्नत की मासूमियत पर ही तो रेयांश कपूर अपना दिल हार बैठा था। जो रेयांश कपूर दुनिया के लिए एक शैतान से काम नहीं था तो वही उसके लिए जन्नत उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। कहते हैं ना, एक शैतान की जान तोते में बसी होती है। जन्नत रेयांश कपूर का वही तोता थी जिसमें उसकी जान अटकी हुई थी। नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं। तुम्हारी मामी है ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारी बहन और राहुल भी तो है ना। अब तुम उस इंसान की कैद से बाहर हो। अब तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाना है और राहुल के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। माना कि तुम राहुल से फिलहाल प्यार नहीं करती, लेकिन राहुल बहुत अच्छा लड़का है। ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और धीरे धीरे तुम्हें भी इससे प्यार हो जाएगा। उस औरत ने कहा, मैं जानती हूँ मामी, आप तीनों ही मेरे अपने हैं, वरना मामा जी और नानू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे उस राक्षस के हाथों मरवाने की। अच्छा हुआ मैं उसकी कैद से भाग गई। अब मैं उससे बहुत दूर चली जाऊंगी, वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जन्नत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जब वह मुस्कुरा रही थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे जो उसे इस हालत में भी मासूम बना रहे थे। अपनी बात कहकर वह लड़की दोबारा अपनी मामी के सीने से लग गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करिश्मा जी ने जन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब वह इंसान तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तुझे उससे इतना दूर ले जाऊंगी कि वह चाह कर भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। करिश्मा जी की बात सुनकर जन्नत के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह और बड़ी हो गई, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से वह करिश्मा जी के चेहरे पर आई शातिर मुस्कान नहीं देख पाई, जो अपनी आंखों में शैतानी लिए आगे पैसेंजर सीट पर बैठी अपनी बेटी मायरा को देख रही थी। आगे पैसेंजर सीट पर बैठी मायरा के चेहरे पर भी शातिर मुस्कुराहट थी। यहां तक कि ड्राइविंग सीट पर बैठे राहुल के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट थी। मायरा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, या यूं कह ले कि बटक सर्जरी उसकी सुंदरता का राज थी। मायरा ने अपने मन में कहा, तुम कितनी नासमझ हो ना मेरी प्यारी बहना, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। जिस पति को तुम छोड़कर आए हो, जिसे तुम राक्षस कह रही हो, वह भले ही दुनिया के लिए वैसा ही हो, लेकिन तुम्हारे लिए वह अपनी जान तक दे सकता है। आखिर इतना प्यार जो करता है तुमसे, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरा भी तो दिल उसी के लिए तड़पता है। लेकिन वो है कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। पता नहीं ऐसी कौन सी पट्टी बंधी है उसकी आंखों पर जो उसे तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। खैर दिखाई देगा भी क्यों, वह वन विमेन मैन जो ठहरा। मैंने तो उससे कहा भी था कि बीवी ना सही रखेल ही बना ले, लेकिन उसे ही मंजूर नहीं, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं उससे उसकी बीवी ही छीन लूंगी। अब तो उसके पास मेरे सिवा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। मायरा अपने ख्यालों में ही खुद से बात कर रही थी कि तभी पीछे बैठी जन्नत के हैंडबैग से मोबाइल रिंग होने की आवाज आने लगी। मोबाइल रिंग की आवाज सुनकर कार में जो अब तक सन्नाटा छाया हुआ था वह टूट गया। जन्नत करिश्मा जी से दूर हुई और उसने अपने फोन की तरफ देखा तो वहां पर रेयांश कपूर लिखा हुआ था। मायरा ने भी वह नाम पढ़ लिया। फोन को देखकर जन्नत ने गुस्से में फोन काट दिया। मायरा ने कुछ सोचकर जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जान फोन उठा लो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही बोलो। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ जन्नत मेंशन में। यह मेंशन रेयांश कपूर का था जिसे उसने अपनी बीवी जन्नत के लिए बनवाया था। इस विला की हर एक चीज जन्नत की पसंद की थी।
इसी घर में एक इंसान हाल के बीचों बीच खड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ से काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड खड़े थे और सबके सिर शर्म से झुके हुए थे। हाल के बीचों बीच खड़ा इंसान अपने गुस्से से उन सबको घूर रहा था। उसकी काली गहरी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। उस इंसान ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट पहन रखी थी। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी चेस्ट और चेस्ट पर लिखा नाम जन्नत साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से में भी वह इंसान बेहद हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। उस इंसान ने हेड सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए पूछा, तुम सबके रहते हुए वह यहाँ से बाहर कैसे जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। माफ कीजिएगा सरकार, हमें नहीं पता था कि मालकिन ऐसा करेगी। जब घर में फायर अलार्म बजा तो हम सब घर के अंदर आ गए और मालकिन उसी वक्त मौका देखकर घर से बाहर चली गई। उन्होंने आप दोनों के कमरे में आग लगाई थी, इसलिए हम बेहद घबरा गए थे। वो सब देख हमें डर था कि कहीं मालकिन को कुछ हो ना जाए। उद्धरण चिन्ह। हम सब शर्मिंदा हैं और हम अपनी सजा पाने के लिए तैयार हैं सरकार, हेड बॉडीगार्ड ने वैसे ही सर झुकाए हुए कहा। यही है रेयांश कपूर, दिल्ली का सबसे पावरफुल इंसान जिसके सामने पॉलिटिशियन भी अपना सिर झुकाते थे। पूरी दिल्ली उसके नाम से थर थर कांपती थी, यहाँ तक कि पूरी दिल्ली में उसके किए गए कांडों के अलग अलग चर्च थे। दिखने में रेयांश कपूर बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक था। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर सामने खड़े रेयांश ने एक जोरदार थप्पड़ उस हेड बॉडीगार्ड के चेहरे पर जड़ दिया और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कुछ कहा, शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ थप्पड़ पड़ा है। अगर मेरी जान, मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तुम सब की ऐसी हालत करूंगा कि तुम सब मरने के लिए भीख मांगोगे, लेकिन तुम सबको मौत नसीब नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। ये कह रेयांश ने उस हेड बॉडीगार्ड को धक्का दे दिया। तभी उसे पीछे से एक गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई देती है, अब क्यों अपना गुस्सा इन पर निकल रहे हो? इनकी कोई गलती नहीं है और तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती रेयांश? रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। जन्नत को तुमसे प्यार नहीं है तो क्यों तुमने उससे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध रखा है? आजाद क्यों नहीं कर देते तुम उसे? क्यों उसके साथ साथ खुद को भी तकलीफ दे रही हो? वह तुमसे प्यार नहीं करती। मिसेस महिमा कपूर ने कहा, ना तो मैं आपसे सलाह मांगी और ना ही कोई हमदर्दी की उम्मीद रखी है मिसेज कपूर, तो आप मेरे मामले से जितना दूर रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना मुझे ऐसी बात करने की सजा क्या है ये आप अच्छे से जानती हैं। वैसे भी मैं आपकी तरह नहीं हूं जिसके लिए रिश्ते सिर्फ खिलौना हो कि जब चाहे इस्तेमाल किया और जब जरूरत ना हो तो फेंक दिया। रेयांश ने एक घिन भरे एक्सप्रेशन के साथ महिमा जी को देखते हुए कहा। रेयांश की बात सुनकर महिमा जी की आंखें लाल हो गई और वह गुस्से से वहां से चली गई। रेयांश ने अपना फोन निकाला और जन्नत को कॉल किया, लेकिन जन्नत ने उसका फोन कट कर दिया जिससे रेयांश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो अब अपने डेविल रूप में आ चुका था। रेयांश ने गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटकते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जान, मुझसे दूर जाकर अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। देखता हूं कहां तक झुकती हो तुम मुझसे। रेयांश कपूर नाम है मेरा। रेयांश कपूर अपने दुश्मनों तक को पाताल से ढूंढ निकलता है, तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो। उद्धरण चिन्ह। रेयांश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जमीन पर पड़ा अपना फोन दोबारा उठाया, हालांकि उसके फोन में हल्की सी दरार आ गई थी जमीन पर गिरने की वजह से। रेयांश ने जन्नत को दोबारा फोन किया तो जन्नत ने फोन उठा लिया। जन्नत के फोन उठाते ही रेयांश ने पूछा, कहाँ हो बीवी? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर, जन्नत ने गुस्से से जवाब दिया तो रेयांश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और 2 उंगली से अपने माथे को सहलाने लगा। उसकी यह हरकत देख बॉडीगार्ड के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सरकार अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुम कहाँ हो जान? मैं लेने आ रहा हूं तुम्हें। रेयांश ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे और आपकी पहुंच से बहुत दूर हूं। मैं जा रही हूं ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर राहुल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। तुम अपने लिए अपने पसंद की लड़की ढूंढ लेना जो पपेट की तरह तुम्हारी हर बात माने और तुम्हारी उस 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह सके, क्योंकि जन्नत जिंदगी भर कैद होकर नहीं रह सकती और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डाइवोर्स पेपर पर पहले से ही साइन करके आई हूं, तुम भी साइन करके पेपर्स कोर्ट में जमा करवा देना। उद्धरण चिन्ह। बीवी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम जानती हो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़े, इसलिए अपना नाम किसी और के साथ भूलकर भी जोड़ने की गलती मत कर देना, वरना तुमने रेयांश कपूर का प्यार देखा है, उसका गुस्सा नहीं, वो तुम झेल नहीं पाओगी। रेयांश ने कहा, मुझे आपसे डर नहीं लगता, पहले ही आपने मेरा रेप करके मेरी आत्मा को मार डाला है, अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी आपसे प्यार नहीं करूंगी। जन्नत ने कहा और फोन कट कर दिया।
अपनी बात कहकर जन्नत ने फोन कट कर दिया और वही जन्नत की बात सुनकर रेयांश का हाल बहुत बुरा हो गया था। उसे अपने दिल में एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था। ऐसे कैसे वह उनके साथ बिताए लम्हों को रेप का नाम दे सकती थी। उसे इस वक्त बेहिसाब गुस्सा आ रहा था और उसकी काली गहरी आंखें एकटक फ्रेश को घूरे जा रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उसके दिल को चोट तो पहुंची थी लेकिन फिलहाल उसे अपने दर्द की जरा सी भी परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ अपनी जन्नत की, क्योंकि उसे पता था कि उसके अपनों के ही भेष में दुश्मन बैठे हुए हैं। डी के गाड़ी निकालो, रेयांश ने गुस्से से कांपते हुए कहा। दूसरी तरफ जैसे ही जन्नत ने अपना फोन काटा उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। उसे वह सब कुछ याद आने लगा जो पिछले 1 साल से उसके साथ हो रहा था। रेयांश का उससे जबरदस्ती शादी करना और उसे अपने पास कैद करके रखना। उसका वो पागलपन, उसकी वो दीवानगी जिसे रेयांश की आंखों में अपने लिए देखकर जन्नत हमेशा डर जाती थी। मायरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जान तुम अपने फोन को स्विच ऑफ कर बाहर फेंक दो वरना रेयांश तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक कर आसानी से तुम तक पहुंच सकता है और अब तक उसने शायद तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर भी ली होगी। उद्धरण चिन्ह। मायरा की बात सुनकर जन्नत ने वैसा ही किया और अपना फोन स्विच ऑफ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये देखकर मायरा शैतानी से मुस्कुराए और उसने दोबारा कहा, ये रोड सीधे आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाती है लेकिन हम लोग नेक्स्ट चौराहे से लेफ्ट मुड़ जाएंगे जो रास्ता दिल्ली से बाहर की तरफ जाता है और हम आज रात के अंधेरे में ही दिल्ली से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद रेयांश कभी तुम्हारा पता नहीं लग पाएगा। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू दी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप वर्ल्ड की बेस्ट दी हो। जन्नत ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं जान ले भी सकती हूँ और दे भी सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो, मायरा ने जन्नत के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। 1 घंटे बाद उन लोगों की कार एक सुनसान रास्ते पर खड़ी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आज मौसम भी बारिश का था और आसमान में तेज बिजलियां कड़क रही थी। गाड़ी से बाहर आकर जन्नत ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। उस सुनसान रास्ते पर ना तो कोई घर या कॉटेज दिखाई दे रहा था ना कोई गाड़ी। दी, हम यहाँ क्यों रुके हैं? जन्नत ने मासूमियत से सवाल पूछा। जन्नत की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने गाड़ी से बाहर निकल बाहर का नजारा देखते हुए कहा, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रेयांश कपूर से आजाद करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जन्नत कंफ्यूज हो गई। चटुक धोखा, मुझे माफ कर दीजिए। जन्नत की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने गाड़ी से बाहर निकल बाहर का नजारा देखते हुए कहा, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रेयांश कपूर से आजाद करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जन्नत कंफ्यूज हो गई। अब तक राहुल, करिश्मा जी भी गाड़ी से नीचे उतर चुके थे। जन्नत भी कंफ्यूज होकर गाड़ी से बाहर आए। आप क्या बोल रहे हैं दीदी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जन्नत ने भी कार से बाहर निकाल असमंजस में पूछा। मायरा मुस्कुराते हुए जन्नत के पास आए और उसने अचानक जन्नत के चेहरे पर थप्पड़ जड़ उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे जमीन पर गिराते हुए कहा, मतलब यह मेरी प्यारी बहन कि हम तुझे तेरे उस आशिक से इतना दूर कर रहे हैं कि उसे तुझसे मिलने के लिए मरना पड़ेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना राहुल बेबी? यस स्वीट हार्ट, तुम एकदम सही कह रही हो। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि अपने उस आशिक को छोड़कर इसने कितनी बड़ी गलती की है। राहुल ने मक्कारी से हंसते हुए कहा। दीदी की आप कैसी बातें कर रही है और आप दोनों। इससे आगे जन्नत कुछ कहीं नहीं पाए और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। जन्नत के आंसू देख मायरा सड़क पर उसके पास घुटनों के बल बैठी और उसने जन्नत के छोटे से मासूम चेहरे को कसकर अपने हाथों में दबाया जिससे उसके बड़े बड़े नाखून जन्नत के गालों में धंस गए। मतलब ये कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ, ये राहुल ये भी तुझसे नफरत करता है, हम सब तुझसे नफरत करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेरी वजह से मैंने पूरी जिंदगी जिल्लत ही झेली है। हमेशा मुझे तेरी उतरन मिली। मेरे डैडी की जिंदगी में मैं उनकी सगी औलाद थी। उन्होंने मुझसे पहले तुझे अहमियत दी जो मेरे मन को नाकाबिले बर्दाश्त थी। नफरत है मुझे जन्नत तुझसे और तेरी खूबसूरती से। तुझे पता है मैंने टूटकर रियांश को चाहा था लेकिन तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। पूरी जिंदगी तूने सिर्फ मुझसे छीन ही है लेकिन अब और नहीं छीन पाएगी, अब तुझे मरना होगा। मायरा ने नफरत के साथ कहा। इतना बड़ा धोखा क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ? मैंने तो आप दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा दी। आप मिस्टर डेविल से प्यार करती थी तो आपने बताया क्यों नहीं? आप तो जानती है ना मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन नानू और मामा जी की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। नहीं है मुझे उससे कोई मोहब्बत, जन्नत ने कहा। उसकी बात सुनकर मायरा को गुस्सा आ गया और मायरा ने अपने बैग से एक गन निकाली और फायर कर दिया। अगले ही पल उस पूरे माहौल में जन्नत की चीख गूंज गई।
गोली जन्नत के पैर पर लगी थी जिसके कारण वह दोबारा मुंह के बल सड़क पर जा गिरी। तू मोहब्बत नहीं करती लेकिन वह तो करता है ना, और जानती है तुझे रास्ते से हटाने के लिए मैंने इस पिछले 1 साल में कितना कुछ किया, लेकिन हर बार उस रेयांश ने आकर तुझे बचा लिया। जन्नत दर्द से अपना पैर पकड़कर रोने लगी, तभी अचानक से उसे अपने पेट में भी दर्द होने लगा। जन्नत ने अपने पेट पर हाथ रख दर्द के मारे आंख बंद कर ली। जन्नत को इस तरह देखकर वह तीनों शैतानों की तरह हंस रहे थे। मायरा ने जन्नत के पास आकर कहा, वैसे मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है, इसे मेरी तरफ से अपनी अंतिम इच्छा समझ लेना, क्योंकि आज तू यहाँ अकेली नहीं मरने वाली, तेरे साथ साथ वो तेरा आशिक और हर वह इंसान मारेगा जिसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है। जानना चाहती है कि वह सरप्राइज क्या है? मायरा की बात सुनकर जन्नत हैरानी से उसे देखने लगी तो मायरा ने अपने पास से एक टेस्ट रिपोर्ट निकालकर जन्नत की तरफ बढ़ा दिए। जन्नत अपना पैर पकड़ रोते हुए कभी रिपोर्ट को देख रही थी तो कभी मायरा, तो मायरा ने उसके सामने घुटनों के बल बैठ उससे कहा, पता है इसमें क्या है? रेयांश कपूर के प्यार का अंश है। क्या नहीं समझ में आया? याद है 4 दिन पहले तो स्टमक पेन की वजह से हॉस्पिटल गई थी ना, वहां तूने जो टेस्ट करवाया था यह उस टेस्ट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक तो उस रेयांश कपूर के बच्चों की मां बनने वाली है। वैसे देखो ना, रेयांश कपूर तुम्हें टूटकर चाहता है लेकिन तुम उसके प्यार के लायक नहीं हो। बेचारे को तो यह नहीं पता कि वह बाप बनने वाला है। खैर कोई नहीं, मरने से पहले उसकी यह अंतिम इच्छा भी पूरी कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे बाद रेयांश अकेला अपनी अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए जंगल की तरफ आ गया था। मायरा ने उसे एक प्राइवेट नंबर से फोन कर वहां बुलाया था, ये कहकर कि अगर वह अगले 1 घंटे में वहां नहीं पहुंचा तो अपनी बीवी को कभी नहीं देख पाएगा। और इस 1 घंटे में मायरा ने जन्नत को बहुत टॉर्चर किया था। रेयांश ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उसे अपने सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। उन चेहरों को देखकर उसकी काली गहरी आंखें बेहद डरावनी हो गई। उसे इन लोगों से सख्त नफरत थी, लेकिन जन्नत के प्यार के लिए वह इन सबको बर्दाश्त कर रहा था। रेयांश गाड़ी से बाहर आया और उसने सीधे जाकर मायरा से सवाल किया, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बता दो मेरी बीवी कहाँ है। अगर उसे कुछ हुआ तो कसम है मुझे मेरी जन्नत की, तुम सबको ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह भी दोबारा जन्म लेने से डरेगी। मायरा, जो अपनी गाड़ी के बोनस से टेक लगाकर खड़ी अपना फोन चला रही थी, जब उसने रेयांश की बात सुनी तो वह पागलों की तरह हंसने लगी। मायरा ने हंसते हुए ही कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खैर कोई नहीं, अब तुम द ग्रेट आरके हो तो इतना एटीट्यूड तो बनता है। फिर मायरा ने एकदम इनोसेंट बनते हुए कहा, सब्र करो जीजा जी, आपको आपकी जन्नत से रूबरू करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा तैयार किया हुआ तोहफा तो देख लीजिए पहले। रेयांश जब से यहाँ आया था उसकी चील जैसी नजरें चारों तरफ जन्नत को ढूंढ रही थी। उसकी पैनी आंखें उस रात के अंधेरे में भी उस सड़क के चप्पे चप्पे को नाप रही थी। वहां पर बहुत सारे गुंडे अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे और उन्होंने उस पूरी सड़क को घेर रखा था। कैसा सरप्राइज? श्रेयांश में अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए पूछा तो उससे यूं देखकर मायरा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी इसी पर्सनैलिटी से तो मुझे प्यार है, हाय मैं मर जावा। कहकर मायरा शर्मीली मुस्कान देकर हंसने लगी। ऑफकोर्स वह रेयांश को चिढ़ा रही थी। रेयांश ने घूर कर देखा तो मायरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब आप बाप बनने वाले हैं तो होने वाली मासी के नाते मुझे कोई तो सरप्राइज देना चाहिए ना आपको। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं आप तीनों को यूं ही खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत कर दूं। ये कहते हुए मायरा ने बड़ा ही बेचारा सा मुंह बनाया, मानो उससे मासूम कोई हो ही ना। वही उसकी बात सुनकर रेयांश एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे से यह पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। रेयांश में झटके से मायरा की गर्दन पकड़ ली और अपनी खतरनाक आवाज में उससे कहा, अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप बता दो जान कहाँ पर है, मुझे मेरा असली चेहरा दिखाने पर मजबूर मत करो। राहुल ने जब रेयांश को मायरा की गर्दन पकड़े हुए देखा तो उसने जल्दी से आकर रेयांश के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया, लेकिन उसके मुक्के से श्रेयांश को कुछ नहीं हुआ और उसने घूरकर राहुल की तरफ देखा तो राहुल डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया। मायरा, जिसकी सांसें लगभग बंद होने वाली थी, उसने अपने हाथ पैर मारते हुए अपनी धीमी हुई आवाज में कहा, अगर तुमने अपने के हाथ नहीं हटाए तो अपनी बीवी की लाश देखने के लिए तैयार रहना। मायरा की बात सुनकर रेयांश ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। रेयांश के छोड़ते ही मायरा बुरी तरह से खांसने लगी। राहुल मायरा को की पीठ को रब करते हुए उसे पानी पिलाने लगा और इसी चीज का फायदा उठाकर रेयांश ने अपनी महंगी घड़ी में एक बटन पर क्लिक किया और वह करते उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से कोई उसकी वह मुस्कुराहट देख नहीं पाया।
खुद को संभाल कर माया ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रेयांश के चेहरे पर झड़ दिया, जिससे रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि वह लोग जन्नत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। वैसे भी आधे घंटे बाद तो तुम्हारी बीवी वैसे ही करने वाली थी, लेकिन अब और ज्यादा जल्दी मारेगी, और उसके साथ साथ वह सब लोग मारेंगे जिसके दिल में उसके लिए मोहब्बत है। उद्धरण चिन्ह। मायरा के इतना कहते ही आसपास के माहौल में कोल्ड और पैदा हो गया, जिसे महसूस कर एक पल के लिए तो मायरा भी कांप गई। उसने देखा रेयांश उसे बहुत बुरी तरीके से देख रहा था। मायरा ने अपने डर पर काबू किया और अपने 2 हाथ उठाकर ताली बजाई। उसके ऐसा करते ही वहां पर एक साथ बहुत सी लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही रेयांश ने चारों तरफ देखा तो अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने पेड़ों पर रस्सी के सहारे जन्नत के नाना मिस्टर सिंघानिया और उसके मामू ब्रिजेश सिंघानिया के साथ साथ वहां पर रेयांश के छोटे भाई बहन शिवम और अवनी भी थे, जिन्हें रस्सी के सहारे टांगा गया था। जहां तक कि वहां पर उसकी मां भी मौजूद थी, जिस रस्सी के सहारे टांगा गया था। उन सबको देखकर एक पल के लिए रेयांश के दिल में खौफ ने अपनी जगह ले ली, लेकिन वह चीज पल भर के लिए ही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब तक उसके आदमियों ने इस पूरे जंगल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उसे बस अब कुछ देर तक उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना था। रेयांश कुछ कहता या कुछ करता उससे पहले ही मायरा ने अपने दादाजी पर गोली चला दो। अगले ही पल गोली हवा को चीरते हुए सीधी जाकर मिस्टर सिंघानिया को लगा और वह कुछ देर झटपट आने के बाद उस रस्सी पर झूल गए। वो रस्सी उनके गले में बांधी गई थी, यहां तक कि उनके मुंह पर पट्टी और हाथों पर भी रस्सी थी। नानू। अपने नाना जी को गोली लगते देख जन्नत बेबसी से चिल्लाई। जन्नत की आवाज सुनकर रेयांश ने उस तरफ देखा तो वहीं कुछ दी दूर बोरियों के पीछे जन्नत बंधी हुई पड़ी थी और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। जिस लड़की की आंख में रेयांश आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज उसकी यह हालत देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। रेयांश ने अपने कदम जैसे ही जन्नत की तरफ बढ़ाए, एक गोली उसके पैर पर आकर लगी और रेयांश लड़खड़ाकर इस जमीन पर जा गिरा। उसको गोली लगते देखे जन्नत उसका नाम पुकारा, रेयांश। रेयांश ने अपनी लाल आंखों से जन्नत की तरफ देखा तो जन्नत ने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने सब बर्बाद कर दिया। हमारी वजह से मायरा आप सबको नुकसान पहुंचा रही है। उद्धरण चिन्ह। चतुर्थी। दर्दनाक मौत और पुनर्जन्म। मायरा शैतानी हंसी हंसते हुए पागलों की तरह गोलियां चल रही थी। उसने अवनी और शिवम को भी गोली मार दी। सबके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वह सब चाह कर भी चीख नहीं पा रहे थे। अपने चारों तरफ का ये भयानक मंजर देख जन्नत के रूह कांप गई। उसे नहीं पता था कि जिसे वह अपनी बड़ी बहन मानती है वह लड़की इतनी खतरनाक है। मायरा चलते हुए उस पेड़ के पास आई जहां पर उसके डैड को बांधा गया था। मायरा ने ऊपर देखते हुए कहा, आज आपको इस हालत में देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मेरी नफरत के सबसे पहले हकदार है वो आप ही हैं, जिन्होंने अपनी खुद की सगी बेटी से ज्यादा अहमियत इस 2 टके की अनाथ लड़की को दी। आप जानते हैं ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप हैं। नफरत है मुझे आपसे। ये कहकर मायरा ने पागलों की तरह अपने पिता पर गोली चला दी। आज उसने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। मायरा का इस हद तक पागलपन देखकर रेयांश को अब डर लग रहा था। वो धीरे धीरे कर जन्नत तक पहुंच गया था। मायरा वसुंधरा कपूर के पास आए और उसने उन पर गन तानते हुए कहा, अलविदा मेरी ना हो सकी सासू माँ। आपको बड़ा घमंड था ना अपनी बहू पर, लीजिए आज आपकी बहू की वजह से ही आपकी जान जा रही है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर मायरा ने उस पर भी गोली चला दी। उन सब को शूट करने के बाद मायरा जैसे ही रेयांश और जन्नत के करीब आने लगी, वहां अचानक से एक साथ कई गोलियां चलने की आवाज आई। उसकी आवाज हर 1 मिनट और सेकंड के साथ बढ़ती गई। करीबन 5 मिनट के बाद ही राहुल और मायरा जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनके सिर पर रेयांश के बॉडीगार्ड ने गन तान रखी थी। रेयांश ने अपने पैर को इग्नोर किया और उठकर जन्नत के पास गया। उसने जैसे ही जन्नत को छूना चाहा, जन्नत एकदम से घबरा कर कुछ कदम पीछे हो गई और उसने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मुझे छूइए मत, मैं नहीं चाहती कि मेरे किए गुनाहों की सजा आपको भी मिले। बीवी इधर आओ, और यह क्या बकवास कर रही हो? रेयांश ने गुस्से से कहा। वह जानता था कि यह पल जन्नत के लिए बहुत भारी है। उसने अभी अभी अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, बल्कि उसके खुद के लिए यह भारी था। उसके सामने उसके छोटे भाई बहन बेजान पेड़ पर लटक रहे थे, यहां तक कि उसकी अपनी सगी मां भी। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी और उसने जैसे ही दोबारा जन्नत को छूना चाहा तो जन्नत ने वहीं पास में नीचे पड़े मायरा के बॉडीगार्ड के पास में पड़ी गन को उठा लिया और उसे अपने सिर से लगाते हुए कहा ना मेरे पास मत आइए, मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरे साथ मरे।
जन्नत की बात सुनकर रेयांश का गुस्सा उसकी हद से बाहर हो चुका था। वह अपने 2 उंगलियों से अपने माथे को सहलाते हुए जन्नत को घूर कर देखने लगा। उसकी ऐसी नज़र देखकर डर से जन्नत के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने वक्त रहते खुद को संभाल लिया। बीवी जानती हो ना, मुझे ऐसी बकवास पसंद नहीं, रेयांश ने कहा। वहीं उन दोनों को यूं देखकर मायरा बुरी तरह से हंसने लगी और उसने वैसे ही बैठे हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मायरा सिंघनिया कच्ची गोलियां खेलती है? तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम अपनी बीवी को नहीं बचा सकते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर तुम्हारी बीवी मरने वाली है। उद्धरण चिन्ह। मायरा की बात सुनकर रेयांश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसके माथे की एक एक नस साफ दिखाई दे रही थी। रेयांश ने पीछे पलटकर झटके से माया के ऊपर गोली चला दी। गोली जाकर मायरा के कंधे पर लगी और वो दर्द से करहाने लगी। जी तो कर रहा है कि तुम्हें अभी मार डालूं, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा इतनी आसान नहीं होने वाली, रेयांश ने गुस्से से मायरा को घूरते हुए। उसने पलटकर जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जान, मैंने कहा ना इधर आओ। कुछ नहीं हुआ है, देखो डीके सबको हॉस्पिटल लेकर जा चुका है, मेरा यकीन करो किसी को कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अब तो आप पर यकीन न करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं बच पाऊंगी। इस मायरा ने मुझे न जाने कौन से वायरस का इंजेक्शन लगाया है कि मेरी पूरी बॉडी लाल पड़ गई है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। और उसने कहा था कि जो कोई मेरे करीब आएगा वो इस वायरस को अपनी चपेट में ले लेगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे करीब मत आइए, मेरे करीब आने से आपको सिर्फ दर्द ही मिला है हमेशा, जन्नत ने बुरी तरह से तड़पते हुए कहा। जन्नत की बात सुनकर अब जाकर रेयांश ने उस पर ध्यान दिया था। उसका पूरा बदन लाल पड़ चुका था। उसकी यह हालत देखकर रेयांश का गुस्से से पारा हाई हो गया। उसने मायरा की तरफ देख घूरते हुए पूछा, कौन से वायरस का इंजेक्शन लगाया है तुमने? मुझे जल्दी से उसका एंटीडोट दो। उद्धरण चिन्ह। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे मांगने से मैं एंटीडोट दे दूंगी? अब तो तुम अपनी बीवी और बच्चे को अलविदा कर दो, चाहे तो अपनी बीवी के प्यार में तुम भी मर सकते हो, मायरा ने हंसते हुए कहा। मायरा की बात सुनकर जन्नत की रुलाई फूट गई और अपने पेट पर हाथ रख उसने कहा, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का भी सौदा कर रही हूँ। अगर पता होता कि तुम मेरी कोख में हो तो मैं कभी तुम्हारे पापा को छोड़कर नहीं आती। जब जन्नत खुद से बात कर रही थी तो मौका पाकर रेयांश उसके पास चला गया। रेयांश ने जन्नत को अपनी बाहों के घेरे में ले उसकी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा जान, मैं ना तुम्हें ना हमारे बच्चे को, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश को अपने इतने करीब देखकर एक पल के लिए तो जन्नत सब कुछ भूलकर उसके सीने से लग रोने लगी। धीरे धीरे कर उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने रेयांश से दूर होकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से आगे बढ़ रेयांश के होठों को छुआ। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, हो सके तो अपनी जान की गलतियों को माफ कर दीजिएगा, पर हम हमारी गलतियों की सजा आपको नहीं सकते। ये कह जन्नत ने रेयांश को धक्का दे दिया। रेयांश कुछ समझता उससे पहले ही गोली चलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। रेयांश ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो वह जन्नत का नाम लेकर चीखा, क्योंकि जन्नत ने खुद को शूट कर लिया था और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। जन्नत का बेजान शरीर जमीन को छू पाता उससे पहले ही श्रेयांश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रेयांश बेजान होकर जन्नत के बेजान शरीर को लेकर वहीं बैठ गया और मायरा पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ दूर पर खड़ा डीके ये देखकर शोक में चला गया। रेयांश ने धीरे से जन्नत की खुली आंखों को बंद किया और फिर धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर रेयांश ने खुद को सूट कर लिया और वह खुद भी बेजान होकर जन्नत की बगल में गिर गया। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर एक लड़की बेड पर बेजान सी पड़ी थी। उसके पास ही एक नर्स खड़ी सामने चल रहे मॉनिटर से रीडिंग नोट कर रही थी कि अचानक उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह लड़की हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। उस लड़की ने हैरानी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की से बात सुनकर नर्स का ध्यान उस लड़की की तरफ गया तो उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे आपको होश आ गया मिसेज कपूर। अपने लिए मिसेज कपूर सुनकर उस लड़की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने चारों तरफ देखते हुए दोबारा वही सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात का नस कोई जवाब देती उससे पहले ही दरवाजे से एक आवाज आई, तुम हॉस्पिटल बेड पर हो, अब तुम्हें क्या ये भी याद नहीं कि तुमने क्या किया था? उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनकर जन्नत ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। उसके सामने नस खड़ी थी, इसलिए उसे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज सुनकर नस पीछे पलटी तो जन्नत की आंखों के सामने रेयांश का हैंडसम सा चेहरा था जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रखा था।
उसे देखकर जन्नत की आंखें नम हो गई और उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, आप? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं क्यों, किसी और को देखने की उम्मीद थी। रियाज ने अंदर आते हुए कहा। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन मैं तो मर गई थी ना, तो मैं दोबारा जिंदा कैसे हुई? जन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वही जन्नत के मरने वाली बात सुनकर रेयांश का पारा हाई हो गया। अचानक से उस कमरे का ऑरा काफी भयानक हो गया, तो वह नज अपना सिर नीचे कर चुपचाप वहां से निकल गई। उसने जाते जाते दरवाजा भी बंद कर दिया। रेयाश जन्नत को घूरते हुए उसके करीब आया। उसके ऐसी नजरों को देखकर जन्नत घबरा गई। उसने अपना खून गटकते उसे देखा। रेयांश जाकर बेड पर उसके बगल में बैठ गया। जन्नत को तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जब उसने रेयांश को अपने इतने करीब देखा तो एक पल के लिए ख्याल आया कि वह आगे बढ़कर रेयांश को अपने गले से लगा ले। लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटका और नम आंखें से रेयांश को देखने लगी। लेकिन जैसे उसके दिल की बात रेयांश ने सुन ली हो, उसने जन्नत के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे ठीक से बैठाया। जन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके दिल पर एक मैनली बॉडी ऑर्डर ने अपना कब्जा कर लिया। उस खुशबू को और उसके एहसास को महसूस कर जन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद आगे बढ़कर रेयांश को टाइटली हक कर लिया। उस युग खुद के गले लगाते देख रेयांश एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन वह शांति रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई यह नहीं बता सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। जन्नत को अपने गले लगाए हुए रेयांश में धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जान मुझसे दूर जाने की और खुद को मारने की? उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर जन्नत जो उसके एहसास में खोई हुई थी वह अचानक से चौंक गई, तो रेयांश ने उसे खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देख घूरते हुए पूछा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुसाइड करने की? उद्धरण चिन्ह। आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जन्नत ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। लेकिन जन्नत का सवाल करना जैसे रियांश के गुस्से को हवा दे गया हो। उसने जन्नत के मासूम से चेहरे को अपनी बड़ी सी हथेली के बीच कसकर पकड़ लिया और अपनी डरावनी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा, खुद की जान लेने की कोशिश करने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? लगता है एक्सीडेंट का कुछ गहरा ही असर हो गया है तुम्हारे दिमाग पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। रेयांश का ऐसा बर्ताव देखकर जन्नत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा। उसे तो मानो कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बस एकटक निगाहों से रेयांश की आंखों में देख रही थी। जन्नत की आंखों में आंसू देखकर रेयांश का दिल दुखा तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपने फोन में एक वीडियो चलाए और उसे जन्नत के सामने कर दिया। जन्नत जैसे जैसे वह वीडियो देख रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। दरअसल वह सीसीटीवी फुटेज जन्नत हाउस की थी, जहां जन्नत चोरी छुपे घर से बाहर जा रही थी। उसने सारे सर्वेंट को प्रसाद में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दिया और खुद गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल आई। वीडियो को देखकर जन्नत को एहसास हुआ कि वह जो वीडियो देख रही थी वह साल भर पुरानी थी, जब शादी के अगले दिन घर से भगाने के लिए जन्नत ने ही भोग में चढ़ने वाले हलवे में नींद की दवाएं मिलकर सबको बांट दिया था और खुद गाड़ी लेकर भाग गई थी। लेकिन उसकी गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जन्नत को अब सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आया कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इसी हादसे के बाद रेयांश ने उसे घर में कैद कर दिया था। रेयांश के हिसाब से उसने अपनी गाड़ी को जानबूझकर ट्रक वाले में ठोक दिया था, क्योंकि वह मरना चाहती थी। जन्नत को याद आया कि इस हादसे के पीछे भी उसकी बहन मायरा का हाथ था। उसी ने उसके हाथों से एक ऐसा लेटर लिखवाया था जिसमें रियांश को ये गलतफहमी हो जाए कि जन्नत ने अपनी जान ली है। जन्नत अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे खुद के ऊपर रियांश की तपती नजर महसूस हुई। रियांश ने उससे ही पूछा, तो बताओ क्या सोचकर तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की? जन्नत ने दो पल के लिए रियांश का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखा और फिर अचानक ही उसके सीने से लग जोर जोर से रोने लगी। जन्नत को यूं खुद के गले से लग रोते हुए देखकर रियांश का सारा गुस्सा एक पल में ही ठंडा पड़ गया। लेकिन उसने जन्नत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने जन्नत को इस बार यूं ही माफ कर दिया तो वह आगे चलकर इससे भी बड़ी गलती कर सकती है और वह उसे हमेशा के लिए खो सकता है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं अभी? मैं मानती हूं कि मेरी गलती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं सुसाइड नहीं करना चाहती थी और न ही मैंने कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वह तो ट्रक वाले ने जानबूझकर मेरी गाड़ी को हिट किया, वह मुझे मारना चाहता था। मैं आपसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपके सिवा मुझे कोई और प्यार नहीं करता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी घर से नहीं जाऊंगी। प्लीज हबी, आई एम सॉरी। चफोर, मुझे आपके अलावा कोई और रास्ता चाहिए भी नहीं।
लेकिन उसने जन्नत से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने जन्नत को इस बार यूं ही माफ कर दिया तो वह आगे चलकर इससे भी बड़ी गलती कर सकती है और वह उसे हमेशा के लिए खो सकता है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं हबी? मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं सुसाइड नहीं करना चाहती थी और न ही मैंने कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वह तो ट्रक वाले ने जानबूझकर मेरी गाड़ी को हिट किया, वह मुझे मारना चाहता था। मैं आपसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपके सिवा मुझे कोई और प्यार नहीं करता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी घर से नहीं जाऊंगी। प्लीज हबी, आई एम सॉरी। जन्नत की बात सुनकर रेयांश कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया, ये जानकर कि किसी ने जन्नत को मारने की कोशिश की है, लेकिन उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करना बड़े अच्छे से आता था। रेयांश ने जन्नत को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके दिल के ख्यालों को पढ़ने लगा। जन्नत जानती थी कि रेयांश एक अच्छा फेस रीडर है और उसकी आंखों से कुछ नहीं बचता, इसीलिए उसने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मैं नहीं जानती आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं, लेकिन सच में मैं नानू के घर जा रही थी हमेशा हमेशा के लिए। मुझे नहीं पता कि उस ट्रक ने मेरा पीछा क्यों किया और मुझे वह क्यों मारना चाहता था, लेकिन सच यही है कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की और ना ही मैं ऐसी कोशिश कभी करूंगी। उद्धरण चिन्ह। रेयांश ने जन्नत की बातों में उसकी सच्चाई को भाप सकता था, लेकिन जन्नत की बात सुनने के बावजूद भी उसने जन्नत से कुछ नहीं कहा और आवाज देकर बाहर खड़े डीके को बुलाया। जब डीके अंदर आया तो रेयांश ने वहां से खड़े हो बिना किसी भाव के कमरे से बाहर जाते हुए कहा, अपनी मैं को घर ले जाना, मैं आता हूं। उद्धरण चिन्ह। डीके ने हाँ में गर्दन हिलाए और नाराजगी के भाव से जन्नत को देखने लगा। डीके अपने बॉस के लिए बड़ा वफादार था और उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन उसे फिलहाल अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके हिसाब से भी जन्नत ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इससे पहले रेयांश कमरे से बाहर जा पाता, जन्नत ने मासूमियत से उसकी तरफ से देखते हुए कहा, अभी मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं चल नहीं सकती। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी को कोई और अपनी गोद में उठाकर घर लेकर जाए? उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर डीके और रेयांश को एक झटका सा लगा। रेयांश को झटका लगा इसीलिए क्योंकि जन्नत उसे खुद को गोद में उठाने के लिए कह रही थी, वरना शादी के पहले तो उसने कभी रेयांश को खुद के करीब तक नहीं आने दिया। और कल शादी के बाद पहली रात को भी जन्नत ने उसे बेड तो क्या कमरा तक शेयर करने से मना कर दिया था और सुबह उठते ही वह घर छोड़कर भाग गई। रेयांश ने जन्नत की तरफ देखा तो जन्नत ने मासूमियत से अपनी बाहें फैला दी, मानो कह रही हो कि मुझे अपनी बाहों में भर लो। रेयांश ने एक नज़र डीके को देखा तो डीके वहां से चुपचाप चला गया है। डीके को जाने के बाद रेयांश ने जन्नत के करीब आते हुए उससे पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और क्या करना चाहती हो तुम? क्योंकि जिस जन्नत को मैं जानता हूं वह तो मेरे साइज से भी खौफ खाती थी, तुम्हें तो मेरे छूने से घिन आती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम मेरी बाहों में आने के लिए मरी जा रही हो? रेयांश ने अपने एक्सप्रेशंस लेस चेहरे से जन्नत को देखते हुए पूछा। भगवान जी, कहाँ कमी रह गई मेरी भक्ति में? आपने इन्हें मेरी हार्टथ्रॉब तो बना दिया, लेकिन डेविल बनाना जरूरी था क्या? जब देखो खड़ूसपना इनके नाक पर सवार रहता है, जन्नत ने रेयांश को देखते हुए अपने मन में कहा। लेकिन उसकी बातें जन्नत के सीधे दिल पर जाकर लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गई। जन्नत ने अपने मन में दोबारा कहा, नहीं, मुझे आपके छूने से कभी घिन नहीं आई, वह तो बस मेरी आपके लिए वह नाराजगी थी जिसके चलते मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भगवान जी ने मुझे दूसरा मौका दिया है और अब मुझे आपके साथ जीना है। मुझे आपको जी भर कर प्यार करना है, आपकी बाहों के घेरे में हमेशा के लिए कैद होकर रहना है ताकि कोई मुझे चोट ना पहुंच पाए। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? जन्नत की नम आंखों को देखते हुए रेयांश ने उससे पूछा। तो जन्नत ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने गाल से लगाते कहा, मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वह देंगे? उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बातें सुनकर रेयांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जन्नत की तरफ देखते हुए अपसेट वॉइस में कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो सिवाय इसके कि मैं तुम्हें इस शादी से और खुद से आज़ाद कर दूं, क्योंकि यह तो इस जन्म में होने से रहा। रेयांश की बातें सुनकर जन्नत के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रेयांश का हाथ दोबारा से पकड़ उसे थोड़ा सा अपनी तरफ आने का इशारा किया। रेयांश चुपचाप को उसके और 2 कदम करीब जाकर खड़ा हो गया। जन्नत ने उसके पेट के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना उसके पेट से चिपकते हुए कहा, मुझे आपसे यही वादा चाहिए कि आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे। इस एक्सीडेंट के बाद मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मैं आपसे अब कभी दूर नहीं जाऊंगी, क्या आप मुझसे प्यार करेंगे? मुझे आपका प्यार चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
जन्नत की बात सुनकर रेयांश सॉफ्ट हो गया, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जन्नत क्या करना चाहती है। क्या वह एक बार फिर अपनी बातों पर जाल में उसे फंसाकर छोड़ने का इरादा बना रही थी, क्योंकि वह इस बार कामयाब नहीं हो पाए। उसने 2 पल की चुप्पी के बाद अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में पूछा, सोच लो एक बार फिर, क्योंकि अगर एक बार तुमने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए तो फिर तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मुझे आपके अलावा कोई और रास्ता चाहिए भी नहीं। जन्नत ने रेयांश के पेट में से अपना चेहरा हल्का सा बाहर निकाल उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जन्नत की आंखों में आई चमक को देखकर रेयांश के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वह सिर्फ पल भर के लिए ही थी। उसने उतनी ही जल्दी अपनी मुस्कुराहट को छुपा भी लिया। उसने नीचे झुके जन्नत के माथे पर चूमते हुए कहा, ठीक है चलो अब घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद रेयांश ने जन्नत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वार्ड से बाहर निकल गया। जन्नत को ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसके बस एक हाथ में फ्रैक्चर था तो पैर में मोच आई हुई थी और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटें थी, जैसे सिर, कंधे और कमर में। रेयांश के सीने से लग जन्नत ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और एक बार फिर उसके दिल दिमाग पर रेयांश की उस मैनली बॉडी ऑर्डर ने अपना कब्जा कर लिया। जन्नत का दिल फिलहाल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिल ऐसा कर रहा था मानो कि वह अभी रेयांश के सीने से लग उसे ढेर सारी किस दे डाले। उसके दिल में फिलहाल जो खुशी थी वह उसको बयान नहीं कर पा रही थी। यह खुशी रेयांश को दोबारा पाने की थी या उसके साथ दोबारा जिंदगी जीने की इच्छा, जो उसके पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। करीबन 15 मिनट के बाद ही रेयांश की गाड़ी जन्नत मेंशन के बाहर आकर रुकी। रेयांश गाड़ी से बाहर आया और उसने दूसरी साइड जाकर जन्नत के लिए दरवाजा खोला और उसे एक बार फिर अपनी गोद में उठा घर के अंदर ले गया। वो दोनों जैसे ही घर के में दरवाजे पर पहुंचे, उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, वहीं रुक जाओ तुम दोनों। उस आवाज को सुनकर जन्नत एकदम से कांप गई और उसने पलटकर अंदर की तरफ देखा तो वहां पर उसके परिवार के साथ साथ सिंघानिया परिवार भी मौजूद था। जहां अपने नानू और मामू को देखकर जन्नत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, तो वही जैसे ही उसकी नजर करिश्मा जी और मायरा पर गई तो उसकी आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। उन दोनों को देखकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन रेयांश की बॉडी ऑर्डर उसे मानो गुस्सा करने से रोक रही थी। च5 नफरत भरी नजर वक्त चाहिए। जहां अपने नानू और मामू को देखकर जन्नत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई तो वही जैसे ही उसकी नजर करिश्मा जी और मायरा पर गई तो उसकी आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। उन दोनों को देखकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन रेयांश की बॉडी ऑर्डर उसे मानो गुस्सा करने से रोक रही थी। दोनों ने नजर उठाकर देखा तो वहां पर गायत्री कपूर खड़ी उन दोनों को घूर रही थी। गायत्री जी की तीखी नजर खुद के ऊपर महसूस कर जन्नत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन साथ के साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। गायत्री जी रेयांश की दादी थी, जो कि काफी बुजुर्ग थी। गायत्री जी ने इस वक्त सफेद कलर की ग्रे बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी, जिसके ऊपर गले में मोतियों की लंबी सी माला थी। अपनी बात कहकर गायत्री जी ने महिमा जी की तरफ इशारा किया तो महिमा जी ने एक सर्वेंट से कहकर पूजा की थाली मंगवाए। अब तक सब लोग चलकर उन दोनों के पास आ गए थे। गायत्री जी जन्नत के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अगर तुम्हें बाहर जाना था तो अंश से कह देती हूँ, बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी बेटा? देखो कितनी चोट लग गई तुम्हें। दादी माँ की बात सुनकर जन्नत ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, आई एम सॉरी दादी माँ, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से खामखा आप सब परेशान हो गए। उद्धरण चिन्ह। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा, हमें बस तुम्हारी चिंता है। अगर तुम्हें हमारी बातों का बुरा लगा हो तो हमें माफ करना, पर तुम्हें यूं बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। महिमा जी ने जन्नत की बुरी बलाओं की नजर उतारते हुए कहा, कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। अब तुम्हें अपनी बहू का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। देख जान को कितनी चोट लगी है उससे, गायत्री जी ने कहा और फिर रेयांश की तरफ देख घूरते हुए कहा, और तुम, अगर तुमने मेरी बच्ची को डराया या इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इन घूरती हुई नजरों से बाकी डरते होंगे, लेकिन गायत्री कपूर इन आंखों से नहीं डरती। उद्धरण। अपनी दादी माँ की बात सुनकर रेयांश ने कुछ नहीं कहा, वह जन्नत को लेकर अंदर आया। जन्नत को देखकर मायरा और करिश्मा जी ने भी अपने झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए और करिश्मा जी ने झूठा प्यार जताते हुए कहा, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची? क्या जरूरत थी बेटा तुझे ये सब करने की? अगर तुझे घर ही आना था अपने मामा जी से कह देती या मुझे बता देती, हम आ जाते तुझे लेने। मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि मेरी फूल जैसी बच्ची को इस रेयांश कपूर जैसे डेविल के हाथों पर मत सौंपिए। देख लिया था नतीजा, एक दिन में ही मेरी बच्ची मौत के मुंह में पहुंच गई। देखा कैसे इसका जिंदगी पर से भरोसा उठ गया है और इसने इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए कितना बड़ा कदम उठा लिया।
करिश्मा जी ने मामा जी की तरफ देख मुंह बनाते हुए कहा। उनकी झूठी फ्रिक देखकर जन्नत का मन तो कर रहा था कि अभी उनका सिर फोड़ दे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और बिना उन्हें देखे कहा, मैं ठीक हूँ मामी। माना कि मैं बिना बताए घर के लिए निकल गई, लेकिन इसमें रेयांश की कोई गलती नहीं। वो तो ट्रक वाले ने जानबूझकर मेरी गाड़ी को हिट किया। अपनी बात कहने के बाद जन्नत ने एक नज़र उन दोनों माँ बेटी को देखा। वही जन्नत की बात सुनकर उन दोनों माँ बेटी की आंखें कंफ्यूजन और शोक में बड़ी हो गई। उन्हें जन्नत की बातों से फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसका रेयांश के लिए स्टैंड लेना उन दोनों माँ बेटी को खला था। उसके बाद जन्नत ने अपने नानू और मामू को आकर हक कर लिया। वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उसके दिल में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था सिवाय उसके। जब रामचंद्र सिंघानिया ने जन्नत को अपने गले से लगे देखा तो उन्होंने जन्नत की सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तूने अपने इस बूढ़े नानू को माफ किया या नहीं बेटा? तू ठीक तो है ना बेटा? मैं आपसे नाराज थी, लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि आपने मेरे लिए जो भी फैसला लिया है वो सही ही होगा। जन्नत ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो प्रिंसेस? इसका मतलब तुमने अपने इस मामू को भी माफ कर दिया? ब्रजेश जी ने जन्नत के सिर पर हाथ फेर पूछा तो जन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। वही रेयांश चुपचाप खड़ा बस जन्नत के बदले बिहेवियर को देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। वही जन्नत की बात सुन करिश्मा और मायरा को दूसरा झटका लगा। मायरा नफरत भरी नजर से जन्नत को देखने लगी। जन्नत जानती थी मायरा उससे घूर रही है, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, चलो चलकर रूम में आराम कर लेना, रेयांश ने जन्नत के करीब आते हुए कहा तो जन्नत ने उसे देख बस हाँ में गर्दन हिला दी। रेयांश जन्नत के करीब आया। उसने एक बार से जन्नत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर कमरे में चला गया। जन्नत के जाने के बाद रामचंद्र जी ने गायत्री जी की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए समधन जी, हम बस बच्ची को देखने आए थे। बच्ची ठीक है? हमारे तो दिल को तसल्ली हो गई, वरना पता कब तक है ये दिल बेचैन रहता है। अरे ऐसे कैसे समधी जी, हमें अभी ठीक से मिले भी नहीं कि आप चल दिए। हमने तो अभी आपकी खातिरदारी में कुछ किया भी नहीं, गायत्री जी ने कहा तो रामचंद्र जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं अभी फिलहाल हमें चलने की आज्ञा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद सिंघानिया फैमिली के जाने के बाद में महिमा जी ने गायत्री जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रियांश ने कहा था कि हम बच्चे के सामने कुछ भी ऐसा वैसा ना करें, तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी के दूसरे दिन जैसा इन दोनों का रिश्ता है, मुझे नहीं लगता शादी ज्यादा दिन तक पाएगी। माँ रियांश को समझना चाहिए कि वह फिलहाल बच्ची है, अगर वह इसी तरह उसके साथ है कठोर व्यवहार करेगा तो यह उन दोनों के लिए सही नहीं होगा। इससे जन्नत के दिल में उसके लिए गलत फहमियां कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। हाँ बेटा तुम कह तो सही रही हो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। पता नहीं सुनेगा भी या नहीं, क्योंकि तुझे तो पता है ना कितने गर्म दिमाग का है ये, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वह भी कहा किसी की सुनता था। उद्धरण चिन्ह। हाँ माँ ये तो आपने एकदम सही कहा, रेयांश एकदम अपने पापा पर गया है। वही गुस्सा, वही चेहरा और वही अपनों के लिए प्यार हमदर्दी रहती है, लेकिन कभी दिखाती नहीं। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर इसे सही लड़की नहीं मिली बर्बाद ना हो जाए, लेकिन जन्नत जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। बस यह मलाल रह गया कि जिस सिचुएशन में इन दोनों की शादी हुई है, कहीं जन्नत जिंदगी भर रेयांश से नफरत ना करे। तुम चिंता मत करो बहू, सब कुछ सही होगा, गायत्री जी ने कहा। वहीं दूसरी तरफ रेयांश जब जन्नत को लेकर कमरे में आया तो कमरे को देखकर जन्नत थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि पूरा कमरा जन्नत की पसंद के अनुसार था। रेयांश का कमरा काफी बड़ा और सुंदर था। उसका कमरा सर्किल शेप में था, जहां दीवार के सहारे एक गोल पाथ था और 2 सीढ़ियां नीचे उतरकर फ्लोर था, जिसके बीचों बीच एक गोल बेड था। उसे गोल फ्लोर के चारों तरफ से पिलर लगे हुए थे, जिससे लाल और सफेद कलर के मखमली पर्दे टंगे हुए थे। उसे गोल पाथ के अंदर ही लेफ्ट साइड वॉशरूम के लिए दरवाजा था, तो राइट साइड में चेंजिंग रूम के लिए दरवाजा था। एक दरवाजा बेड के पीछे की तरफ था, जो बड़ी सी बालकनी में खुलता था। रेयांश अंदर आया और 4 कदम चलने के बाद उन 2 सीढ़ियों से नीचे होते हुए नीचे वाले गोल एरिया में आया। उसने जन्नत को उस राउंड शेप के बेड पर बड़े ही करीने के साथ बिठाया, मानो वह कोई कांच की गुड़िया हो। जन्नत को वहां बिठाने के बाद में रेयांश वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में जाकर उसने हॉट शावर लिया। रेयांश जब कमरे में वापस आया तो उसने देखा जन्नत वहीं बैठी अपनी किसी सोच में गुम थी। यहां तक कि उसने अपना पोस्चर भी चेंज नहीं किया था। उसे यूं देखकर रेयांश ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसके सामने जाकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? रेयांश ने पूछा तो जन्नत ने बेख्याली में कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी छोटी होती है। इंसान अपनी चंद पल की नाराजगी में अपने सबसे कीमती रिश्तों को खो देता है।
उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर जन्नत को ध्यान आया तो उसने अपनी नजरें उठाकर रेयांश की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। रेयांश ने देखा कि जन्नत की आंखें चमक रही थी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो गया। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे ही है, बस देरी है तो तुम्हारे आगे बढ़कर उन्हें अपनाने की। और मुझे पता है तुम उन रिश्तों को आगे बढ़कर जरूर अपनाओगी, बस तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, रेयांश ने सरल भाव से कहा। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने आगे बढ़कर उसे हक कर लिया और अपनी नम आंखों से सिसकते हुए कहा, क्या आप मुझे माफ करेंगे मेरे किए हुए हर बर्ताव के लिए? Just 6 First Kiss Devil Real Side। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो गया। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे ही है, बस देरी है तो तुम्हारे आगे बढ़कर उन्हें अपनाने की। और मुझे पता है तुम उन रिश्तों को आगे बढ़कर जरूर अपनाओगी, बस तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, रेयांश ने सरल भाव से कहा। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने आगे बढ़कर उसे हक कर लिया और अपनी नम आंखों से सिसकते हुए कहा, क्या आप मुझे माफ करेंगे मेरे किए हुए हर बर्ताव के लिए? जन्नत की बात सुन रेयांश ने उसे खुद से दूर किया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूं, मैं तो तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। मैं समझ सकता हूं कि जो कुछ हम दोनों के दरमियान हो उसे भूलकर आगे बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऊपर से मेरी की हुई जबरदस्ती की शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरा यकीन मानो जान, उसे रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो तुमने समझा। माना कि हम दोनों पूरी रात एक ही कमरे में उन हालातों में थे, लेकिन हम दोनों के बीच वह सब नहीं हुआ था जो तुमने समझा। मैं नहीं जानता कि मीडिया में यह बात कैसे पहुंची, लेकिन मेरा यकीन मानो जब मुझे सब कुछ पता चला था तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। तुम पर कोई उंगली उठाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जबरदस्ती शादी की, क्योंकि तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुमने मेरी जान बचाई थी, उसे रात जान। तो तुम ही बताओ कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, मैं उसे लड़की की जिंदगी खराब कैसे होने दे सकता था? मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया, और वैसे भी जिस दिन हम मिले थे उसी दिन तुम यहाँ बस गई थी, रेयांश ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। रेयांश की बात सुनकर जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब रेयांश उससे इतनी नरमी, प्यार और अपनेपन से बात कर रहा था। वरना उसने हमेशा रेयांश की रूड साइड ही देखी थी, जिसे देख उसने उसे हार्टलेस डेविल का नाम दे दिया था। वही एक साया बालकनी की खिड़की पर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसे साइन का पूरा बदन काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, बस उसके होंठ और नाक ही दिखाई दे रहे थे, और उन दोनों की बात सुनकर रहे उसे साये के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। रेयांश ने जब जन्नत को खुद की तरफ यूं देखता पाया तो उसने जन्नत के सिर को दोबारा सहलाते हुए कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, मैं मेड को भेजता हूँ। वो तुम्हारे कपड़े चेंज करने में मदद कर देगी, तुम कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद मैं डिनर लगवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर रेयांश वहां से उठकर जाने लगा तो जन्नत ने उसका हाथ पकड़ थोड़ा हिचकते हुए कहा, मेड को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप है ना, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं मेड के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी। जन्नत की बात सुनकर रेयांश सरप्राइज होकर उसे देखने लगा। यह उसकी बीवी ने क्या कह दिया था? वह जन्नत की बातें सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। हालांकि उसे जन्नत की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बाद में जन्नत उसे ब्लेम करे। रेयांश को इस तरह भूत बने देखकर जन्नत को समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहा है। आप मेरे पति हैं तो आपका पूरा हक है मुझे उस हालत में देखने का, और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है कि आप मेरे कपड़े चेंज करेंगे। तो आपके होते हुए मैं खुद को उस हालत में देखने का मौका किसी और को क्यों दूं? जन्नत में इधर उधर देखते हुए कहा। उसे ये सब बोलने में बड़ी शर्म आ रही थी। जन्नत को यूं चोर नजरों से ये सब कहते हुए रेयांश की होठों पर स्माइल आ गई, पर उतनी ही जल्दी उसने अपनी स्माइल को छुपा भी लिया। रेयांश ने उसी तरह जन्नत को देखते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें छूने से कोई दिक्कत नहीं? रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने अपना चेहरा उठा उसकी तरफ देखा। उसका शर्म से मारे चेहरा लाल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने बेशर्मों की तरह अपनी गर्दन नामे हिला दी और उसके बाद अपना चेहरा झुका लिया। वहीं खिड़की पर खड़ा साया ये सब देखकर वहां से हवा की तरह गायब हो गया। रेयांश जन्नत के करीब आया और वह उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। रेयांश ने जन्नत को वॉश बेसिन के साइड में खाली जगह पर बैठा दिया। अभी तुम्हें शावर नहीं लेना है, इसलिए मैं तुम्हें हॉट स्पंज बाथ दे देता हूं, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा, रेयांश ने कहा, और पहले जाकर एक बकेट में हल्का गर्म पानी और टॉवल लेकर वह जन्नत के पास से वापस आया। रेयांश ने वही स्टोरेज रैंक में से एक टॉवल निकला और उसे जन्नत के दोनों कंधों पर डाल दिया। जन्नत बड़े गौर से रेयांश को देख रही थी।
वही रेयांश उसकी नजरों की तपिश को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहा था। रेयांश को पता था कि जन्नत उसे देख रही है, लेकिन उसने जन्नत की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। जन्नत के कंधों पर टावल डालने के बाद रेयांश ने उसकी पहनी हुई सूट की जीप खोली और धीरे धीरे कर जन्नत के सारे कपड़े निकाल दिए। वहीं जन्नत ने जब देखा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रेयांश उसकी तरफ नहीं देख रहा तो उसे अपने दिल में दर्द होता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद से ही कहा, कितनी बड़ी गलती कर दी जान तूने। तूने उस इंसान को रेपिस्ट कहा जो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है। अगर यह चाहते तो सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझे कहीं भी टच कर सकते थे या फिर कैसे भी देख सकते थे, यह इनका हक था। लेकिन मैं अनकंफर्टेबल ना हूं, इसलिए मुझ पर टॉवल डालकर मेरी प्राइवेसी को मेंटेन रखा, जबकि मैंने तो इनसे कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काश मैं आपकी इस फिक्र, इस प्यार को पिछले जन्म में ही जान जाती तो शायद आपको वह सब नहीं जीना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। जान जन्नत का निक नेम था जो उसकी माँ ने उसे दिया था और बाकी सब भी उसे जन्नत की बजाय जान ही कहकर बुलाते थे। रेयांश को देखते हुए जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसे एक बार फिर अपनी पिछली जिंदगी में रेयांश के साथ किया गया अपना बिहेवियर याद आ गया कि कैसे उसने हर मोड़ पर उसे अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया था। जन्नत की आंख से आंसू का एक कतरा निकलकर रेयांश के हाथ पर गिर गया। रेयांश जो हल्का नीचे झुककर जन्नत के पैरों को स्पंज से साफ कर रहा था वह एकदम से रुक गया। 2 पल के लिए अपने हाथ पर गिरे उस आंसू को घूर कर देखने के बाद रेयांश ने जन्नत की तरफ देखा, जो अपनी आंसू भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। अचानक जन्नत में महसूस किया कि माहौल में एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सा दबाव है। जन्नत ने देखा कि रेयांश की आंखें बेहद लाल हो गई है और उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बंद की हुई थी। रेयांश को लग रहा था कि उसने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से जन्नत हट हो गई है और अब वह उसे दोबारा से उससे तरह दूरी बना लेगी। वही जन्नत भी समझ गई थी कि रेयांश ने उसके आंसुओं को देख कुछ गलत समझ लिया है। रेयांश कुछ कहता उससे पहले ही जन्नत ने अपने लेफ्ट हाथ से रेयांश की शर्ट का कॉलर पकड़ उसे हल्का सा अपनी तरफ पुश किया। रेयांश जो अपने ही अंदर खुद से ही लड़ रहा था उसका ध्यान जन्नत के खींचने पर गया और वह सरप्राइज हो उसे देखने लगा। इससे पहले रेयांश कुछ समझ पाता जन्नत में आगे बढ़कर रेयांश के होठों पर अपने होंठ रख दिए। रेयांश की मुट्ठी जो अब तक कसी हुई थी वह एकदम से खुल गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही जन्नत जिसने रेयांश को सामने से ही किस करने का फैसला किया था अब उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था, क्योंकि रेयांश के होंठ उसे लॉलीपॉप के समान लग रहे थे, जिससे उसका मन उसे और भी ज्यादा खाने का कर रहा था, हालांकि उसे किस करना नहीं आता था। अचानक से जन्नत को अपनी खुली पीठ पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और वह होश में आए। इससे पहले जन्नत अपने होठों को रेयांश के होठों पर से हटा पाती उसने महसूस किया कि रेयांश के जो होंठ अब तक हरकत नहीं कर रहे थे उन्होंने हरकत करनी शुरू कर दी। रेयांश ने जन्नत के होठों को अपने होठों से डिपली लॉक कर उसे चुमना शुरू कर दिया। जन्नत ने महसूस किया कि पहले वाली किस और इस वाली किस में जमीन आसमान का अंतर है और उसे अब इस किस में और ज्यादा मजा आने लगा और वह भी धीरे धीरे कर अपने होठों को रेयांश की तरह ही चलाने लगी। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था उसे बस रेयांश ही दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही चीज हिट हो रही थी कि सिर्फ रेयांश ही उससे प्यार करता है। एक वही है जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। वह बस से रेयांश को अपने करीब रखे, खुद को बार बार यह फूल करवाना चाहती थी कि वह उसके साथ सेफ है। वह अपने पति से खुलकर प्यार करना चाहती थी, उसका प्यार पाना चाहती थी। वैसे भी हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति उसे रानी बनकर रखे, उसके नखरे उठाए। वही ऐसा ही जन्नत चाहती थी। वह बस अपने इस जन्म में रेयांश के प्यार को फील करना चाहती थी। हालांकि उसके दिल में रेयांश के लिए नफरत से ज्यादा प्यार इतना हो गया था कि वह रेयांश के लिए अपनी जान तक दे सकती थी। उसने अब ये ठान लिया था कि वह रेयांश की खुशियों के लिए वह सब कुछ करेगी जो उसे पसंद होगा। जन्नत के हाथ रेयांश को किस करते हुए कब उसके कंधों से होकर उसके बालों में चलने लगे उसे पता ही नहीं चला। रेयांश के हाथ भी जन्नत की पूरी पीठ पर घूम रहे थे। जब जन्नत को अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई तो वह झटपट आने लगी। जन्नत की छटपटाहट महसूस कर रेयांश होश में आया और उसने किस ब्रेक की। रेयांश के किस ब्रेक करते ही जन्नत जोर जोर से सांस लेने लगी। रेयांश ने जन्नत को अपने गले से लगा उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, आराम से सांस लो जान। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने अपनी सांसों को संभाल उससे कुछ कहा, जिसे सुन रेयांश शौक में चला गया। आप सबको क्या लगता है जन्नत ने क्या कहा होगा रेयांश से? और कौन है वह साया जो जन्नत पर नजर रख रहा है? 7 डेविल साइड सरकार, अगर मैडम को पता चला तो? रेयांश ने जन्नत को अपने गले से लगा उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, आराम से सांस लो जान। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने अपनी सांसों को संभाल उससे कुछ कहा, जिसे सुन रेयांश शौक में चला गया।
रेयांश ने जन्नत को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अभी अभी एक बार दोबारा बोलना। जन्नत ने रेयांश की तरफ देखा जो अपनी आंखों में चमक लिए उसे चिढ़ रहा था। रेयांश के इस तरह उसे चिढ़ाने से जन्नत ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप मुझे यूं देख रहे हैं? मैंने बस इतना ही कहा ना कि मुझे एक और किस चाहिए। अब आप मेरे पति हैं और मेरा मन किस करने का है, तो क्या मैं किसी और को बोलेगी कि मुझे आकर किस करें? उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर रेयांश के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने एक झटके में जन्नत को खुद से सटा लिया। हालांकि उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह जन्नत के चोट लगे हाथ को टच न कर पाए। रेयांश ने जन्नत की आंखों में देख अपनी दीवानगी भरी आवाज में कहा, अगर किसी गैर मर्द ने तुम्हें नजर उठाकर भी देखा तो अगले ही पल वह इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तुम्हें छूने या किस करने की बात तो बहुत दूर की है। तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का, तुम्हारा ख्याल रखने का, तुम्हारे नखरे उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ रेयांश कपूर का है। रेयांश कपूर खुद की चीजों पर किसी को नजरें उठाकर नहीं देखने देता। सोचो, जब मैं अपनी चीजों के लिए इतना पजेसिव हूं, तुम तो फिर भी मेरी अर्धांगिनी हो, यानी कि मेरा आधा हिस्सा। तो सोचो तुम्हारे लिए मेरी पॉसिबनेस किस हद की होगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम मेरी दीवानगी हो, मेरी रूह हो तुम। तो आइंदा आगे से कभी ऐसी बातें मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश का पागलपन देख जन्नत को कोई हैरानी नहीं हुई। वह जानती थी कि वह ऐसा ही है और यह चीज तो उसने पिछले जन्म में भी देखी थी। उसे याद था कि जिस जिस इंसान ने उसे नाराज करने की गुस्ताखी की थी, उसका रेयांश ने ऐसा हाल किया था कि उसे देख यमराज की भी रूह कांप जाए। अपनी बात कहकर रेयांश ने दोबारा से जन्नत के होठों पर अपने होंठ रख दिए, लेकिन ये किस पिछले वाली किस से ज्यादा पैशनेट और एग्रेसिव थी, मानो इस किस के जरिए रेयांश अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। रेयांश जन्नत को तब तक किस करता रहा जब तक वह सेटिस्फाइड नहीं हुआ और बेचारी जन्नत बस उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि रेयांश उससे दोबारा गुस्सा हो जाए। किस करने के बाद रेयांश ने देखा कि जन्नत के नजरें नीचे झुकी हुई है। जन्नत की नजरों को झुका हुआ देखकर उसने उसके चीन पर हाथ रखा और उसके चेहरे को ऊपर उठा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रेयांश कपूर को अपने सामने अपनी मोहब्बत की यूं झुकी हुई नजरें अच्छी नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर जन्नत के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। रेयांश जन्नत को कपड़े पहने कर वापस कमरे में लेकर आया। उसने देखा कि टेबल पर खाना पहले से ही लगा हुआ था। दरअसल वॉशरूम जाने से पहले ही उसने सर्वेंट से का खाना रूम में लगाने के लिए कह दिया था। रेयांश ने जन्नत को बेड पर दोबारा आराम से बिठाया और फिर खाने की ट्रे लेकर जन्नत के सामने बैठ गया। उसने अपने हाथों से जन्नत को खाना खिलाया तो वही जन्नत बीच बीच में खुद की तरफ बढ़े हुए निवाले को रेयांश की तरफ मोड़कर उसे भी खाना खिला रही थी। जन्नत को खाना खिलाने के बाद रेयांश ने उसे मेडिसिन दी और फिर उसे सोने के लिए कहा तो जन्नत ने जिद कर रेयांश को अपने साथ सोने के लिए कहा। रेयांश को ये सब अजीब लग रहा था। एक पल के लिए तो उसे लग रहा था मानो जन्नत के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी कंडीशन एक 5 साल के बच्चे के जैसी हो गई है, क्योंकि वह जब से होश में आई थी वह किसी न किसी बहाने से रेयांश को अपने करीब रख रही थी, मानो वह उसका फेवरेट टेडी हो। रेयांश चुपचाप उसकी बगल में लेट गया तो जन्नत ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा उसे कमर से पकड़ लिया। जन्नत की यह हरकत देख रेयांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने जन्नत के माथे को चूमते हुए कहा, चलो आप जल्दी सो जाओ। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ ही पल में वह गहरी नींद में सो गई। जन्नत के सो जाने के बाद रेयांश ने उसे धीरे से खुद से दूर किया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। कुछ पल एक टक जन्नत को देखने के बाद रेयांश ने आगे बढ़कर उसके होठों पर एक लाइट सा किस किया और फिर बेड से उठ गया। उसने जन्नत को अच्छे से ब्लैंकेट उठाया और रूम की लाइट डिम कर कमरे से बाहर चला गया। रेयांश जैसे ही कमरे से बाहर आया उसके अंदर आई वह सॉफ्टनेस कहीं गायब हो गई। अब उसका ऑरा बेहद भयानक लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही रेयांश है जब अभी कुछ देर पहले जन्नत के साथ था। रेयांश अपने स्टडी रूम में आया जहां पर डीके पहले से ही मौजूद था। रेयांश अपनी स्टडी टेबल एक राजा की तरह जाकर बैठ गया। उसने लैपटॉप ऑन किया और बिना डीके की तरफ देख कहा, पता किया? जी सरकार। डीके ने तुरंत जवाब दिया तो रेयांश उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नजरों का इशारा पा डीके ने कहना शुरू किया, इस एक्सीडेंट के पीछे भी मायरा सिंघानिया का ही हाथ है सरकार, क्योंकि वह आपकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसी ने मैडम को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। लगता है मेरी चुप्पी उसे रास नहीं आ रही डीके, अब वक्त आ गया है उसे उसी की भाषा में जवाब देने का।
अब तक मैं चुप था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जन्नत मुझे गलत समझे, पर अब लगता है उसे समझता ही होगा कि रियांश कपूर से पंगा लेने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए। अगर उसने रियांश कपूर पर हमला किया होता तो एक पल के लिए मैं उसकी गलती को माफ कर देता, लेकिन उसने मेरी रूह पर हमला करने की कोशिश की है। रियांश ने बेहद खतरनाक मुस्कान लिए कहा। जी सरकार, बताएं मुझे क्या करना है? रियांश की बात सुनकर डीके ने पूछा। डीके की बात सुनकर रियांश ने उसे कुछ करने के लिए कहा, जिसे सुन डीके की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हैरानी से कहा, लेकिन सरकार, अगर इसके बारे में मैडम को गलती से भी पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वह आपसे सारे रिश्ते तोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने जो कहा है वह करो, रियांश ने कहा और अपने हाथ के इशारे से डीके को जाने का इशारा किया। रियांश की बात सुनकर डीके हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रियांश अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए वहां पर काफी देर तक बैठा अपनी सोच में घूम रहा। उसे आज रह रहकर जन्नत का बिहेवियर याद आ रहा था। काफी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद रियांश उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ कोड एंटर किए और फिर एक कमांड दी। दूसरी तरफ से जब एक मैकेनिक वॉइस में ओके बॉस कहा गया तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जन्नत की जब आंख खुली तो उसने महसूस किया कि वह बेड पर अकेली है। खुद को बेड पर अकेला पाकर जन्नत की आंखें एकदम से खुल गई। उसने हैरानी से घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में फिलहाल 10 बजे बज रहे थे। घड़ी में टाइम देखकर जन्नत में एक गहरी सांस ली। उसे अंदाजा हो गया था कि अब तक रियांश ऑफिस जा चुका होगा। वह जैसे ही बेड से नीचे उतरने लगी है कि तभी उसे साइड टेबल पर रखा एक नोट दिखाई दिया। जन्नत में वह नोट उठाकर पढ़ तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। नोट में लिखा था, बेड से उतरने की जरूरत नहीं है। मैं दादी माँ से कह दिया था कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। उठने के बाद सबसे पहले मुझे फोन करना, बात करनी है तुमसे। नोट पढ़कर जन्नत के फोटो पर मुस्कुराहट आ गई और उसने वही रखा एक फोन देखा। यह उसका फोन नहीं था, लेकिन उसे याद था कि उसका फोन उस एक्सीडेंट में ही टूट गया था और यह नया फोन रेयांश ही उसके लिए लेकर आया है। उद्धरण चिन्ह। जन्नत ने रेयांश को कॉल किया, लेकिन रेयांश ने उसका फोन नहीं उठाया, जिसे देख जन्नत का मुंह बन गया और फिर उसने महिमा जी के नंबर पर कॉल किया। चैट बदले की शुरुआत किडनैपिंग। थोड़ी देर बाद जब महिमा जी कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि जन्नत वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ रही थी। जन्नत ने अपने लेफ्ट हाथ में स्टिक पकड़ रखी थी, जिसके सहारे वो चल रही थी क्योंकि जन्नत के राइट हैंड में प्लास्टर बंधा रहा हुआ था। महिमा जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को वही कॉफी टेबल पर रख दिया और तेज कदमों से जन्नत की तरफ आते हुए कहा, जान बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं आ रही थी ना, तुम लापरवाही क्यों कर रही हो बेटा? तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अगर रेयांश को पता चला तो वह खामखा तुमसे गुस्सा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अरे मॉम, मैं ठीक हूँ, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है मेरी। और रही बात आपके बेटे की, तो अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं उन्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी, जन्नत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। जन्नत की बात सुनकर महिमा जी उसके चेहरे को देखने लगी। आज उन्हें जन्नत के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। महिमा जी को याद था कि शादी से पहले कभी भी जन्नत ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की, वह हमेशा उनका अपमान ही किया करती थी। लेकिन जन्नत को इतना खुश देखकर महिमा जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जन्नत के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हें इतना खुश देखकर मैं बात नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहना। मैं जानती हूं बेटा, जिन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई है, तुम्हारे लिए रेयांश को अपनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, रेयांश बाहर से जितना सख्त दिखाई देता है वह अंदर से उतना ही अकेला है। उद्धरण चिन्ह। महिमा जी की बात सुनकर जन्नत खामोश हो गई और वह खामोशी से महिमा जी को देखने लगी। उसे यूं खामोश देखकर महिमा जी को बेचैनी होने लगी। महिमा जी जन्नत से कुछ कहती उससे पहले ही जन्नत में उनके गले लग अपनी धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके साथ आज तक जो भी बदतमीजी की उन सब के लिए। मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैं अपने गुस्से में आप सब का प्यार और मेरे लिए फिक्र समझ नहीं पाए। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? और रही बात नाराजगी की, तो माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तुम भी मेरे लिए रेयांश, शिवम और अवनी के जैसी ही हो। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें अपने घर भी जाना है, तुम्हारे पग फेरे की रस्म अभी तक बाकी है। ब्रेकफास्ट कर मैं और माँ तुम्हें घर छोड़ आएंगे और रात को रेयांश आते हुए तुम्हें ले आएगा, महिमा जी ने कहा। महिमा जी की बात सुनकर जन्नत ने हाँ में गर्दन हिला दी और महिमा जी
अपने हाथों से जन्नत को खाना खिलाने लगी क्योंकि जन्नत के राइट हैंड में चोट लगी हुई थी तो वह खाना नहीं खा सकती थी। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग में जिसके बाहर कपूर कॉरपोरेशन लिखा हुआ था, उस बिल्डिंग के 37 फ्लोर पर एक बड़े से केबिन के अंदर रेयांश राजा की तरह बैठा हुआ था। पूरा कैबिनेट ब्लैक एंड व्हाइट थीम पर बेस्ड था। रेयांश के सामने ही टेबल पर एक मैकबुक रखी हुई थी और उसके ठीक हाथों के नीचे एक व्हाइट कलर का कीबोर्ड था जिस पर रेयांश की उंगलियां लगातार चल रही थी। रेयांश इस वक्त पूरी तरह से फोकस होकर अपना काम कर रहा था। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका ब्रॉड चेस्ट साफ दिखाई दे रहा था। अगर रेयांश को कोई इस तरह से देख लेता तो एक पल में ही उस पर फिदा हो जाता। रेयांश जो पूरी तरह से काम में डूबा हुआ था, उसका ध्यान अचानक डोर नॉक की वजह से टूटा। कम इन। रेयांश ने जैसे ही कहा, डीके दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने 2 फाइलें रेयांश के सामने रखते हुए कहा, सरकार, इन पर आपके साइन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डीके की बात सुनकर रेयांश ने उन फाइलों को उठाकर पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद उन फाइलों पर साइन करते हुए पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? उद्धरण चिन्ह। हाँ सरकार, सब कुछ तैयार है, आप बता दीजिएगा कब चलना है। पर सरकार, मुझे नहीं लगता कि आपका वहां जाना ठीक होगा। मैं नहीं चाहता सरकार कि मैडम को इस बारे में पता चले और उन्हें एक बार फिर बहाना मिले आपसे दूर जाने का। डीके ने बेहद नर्म भाव से कहा, तुम उसकी चिंता मत करो और प्लान को एक्टिवेट करो। और हाँ, ठीक आधे घंटे बाद निकालना है हमें, रेयांश ने कहा और फाइलें डीके की तरफ बढ़ा दी। डीके जी सरकार कहकर वहां से चला गया। डीके के जाने के बाद रेयांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाकर बड़ी सी ग्लास विंडो से बाहर देखने लगा। उसने वही रखे टेबल ड्रॉवर से सिगरेट का पैकेट निकाल और एक सिगरेट जला। उसके लंबे कश लेते हुए सोचने लगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह उसके सिवा कोई और नहीं जानता था। सिगरेट पीते हुए रेयांश के चेहरे पर एक खतरनाक तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने पेंट की जेब से अपना फोन निकाला तो देखा वहां पर जन्नत की मिस कॉल शो हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जन्नत इस वक्त सिंघानिया मैंशन में मौजूद थी और दादाजी से बातें कर रही थी। जान, अब तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जब से तुम आई हो दादाजी से ही बातें कर रही हो। मैं भी हूँ यहाँ, चलो हम तुम्हारे कमरे में चलकर बातें करते हैं, क्या पता फिर कब मौका मिले हम दोनों बहनों को, मायरा ने लिविंग हॉल में आते हुए कहा। मायरा की बात सुनकर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उन्होंने जन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, अपनी बहन और मामी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तब तक मैं भी आराम कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बात सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाए और मायरा की तरफ देख उससे कहा, क्या तुम मेरी सीढ़ियां चढ़ने में मदद करोगी? उद्धरण चिन्ह। मायरा ने बनावटी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी और जन्नत को सहारा देकर ऊपर ले जाने लगी। मायरा ने आज तक अपना घिनौना रूप किसी के भी सामने नहीं आने दिया था। वह घर में बड़ी ही आदर्श बेटी और बहन बनकर घूमती थी। कोई भी मायरा को देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह वही मायरा है जो जन्नत से इतनी नफरत करती है कि उसकी जान लेने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने उसे और उसके बच्चे को बेरहमी से मार दिया। जन्नत को जैसे ही अपने पिछले जन्म में मायरा का वो घिनौना चेहरा याद आया तो उसके हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए। जन्नत ने अपने मन में कहा, चुड़ैल भी एक घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुम तो उस चुड़ैल से भी गई गुजरी हो मायरा। तुमने जो मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती और तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगी तब भी तुम्हें नसीब नहीं होगी और मेरे बदले की शुरुआत आज से ही होती है। उद्धरण चिन्ह। जन्नत जानती थी कि मायरा की सच्चाई लाना इतना आसान नहीं होने वाला उसके लिए, इसीलिए उसने अभी तक मायरा को खुद के ऊपर शक नहीं होने दिया था। इसीलिए वह मायरा के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कमरे में आने के बाद मायरा ने जन्नत की तरफ से देखते हुए पूछा, जान, क्या तुमने सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? आई कैन टी बिलीव कि तुम उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार हो जिसने तुम्हें इतने दर्द दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने साथ गलत किए गए इंसानों को इतनी आसानी से माफ कर सकती हूँ? जन्नत सिंघानिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है सिवाय धोखे के, और जो इंसान मुझे धोखा देने की कोशिश करता है उसे मैं चैन से तो नहीं जीने दूंगी, जन्नत ने कहा। जन्नत की बात सुनकर मायरा के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। यही तो वह सुनना चाहती थी। उसने जन्नत से पूछा, तो फिर वह सब क्या था जो तुमने कल किया? मैं और मॉम कल उस रियांश की सच्चाई सबके सामने लाने वाले थे तो तुमने हमें इशारा कर मना क्यों कर दिया? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अब मैं उसे इंसान को उसी के खेल में हराना चाहती हूँ। वह चाहता है कि मैं उसके साथ एक अच्छी और संस्कारी बीवी बनकर रहूंगी। तो ठीक है, मैं उसकी दी गई उम्मीद पर खरी दूंगी और जब उसे मुझ पर यकीन हो जाएगा तब मजा आएगा ना उसे तड़पाने में। कहते हैं इंसान वार करने से इतना घायल नहीं होता जितना घायल वो भरोसा टूटने से होता है।
जन्नत में एक नफरत के साथ कहा, उससे मायरा से बात करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है कि जिस तरह से उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तुम भी उसके साथ वही करो। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। मैं मॉम से कहकर तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाने के लिए बनवाती हूँ। और हाँ, तुम्हें जब भी इस लड़ाई में अपनी बहन की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, फिर चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। मायरा ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मायरा की बात सुनकर जन्नत ने फिकी सी मुस्कुराहट दी तो मायरा वहां से चली गई। उसे जन्नत पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही मायरा कमरे से बाहर आई उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मायरा ने जैसे ही उस मैसेज को पढ़ा उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना होगा, अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मायरा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और दोबारा से उस मैसेज को पढ़ने लगी। मैसेज में लिखा था, फोटोज और वीडियो देखकर तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी बहन को तुम्हारे सच्चाई पता ना चले तो अभी 15 मिनट के अंदर ही मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलो। उसे मैसेज को पढ़ने के बाद मायरा हड़बड़ाते हुए घर से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ वही रात वाला साया जन्नत की खिड़की पर खड़ा उसे देख रहा था। कुछ पल जन्नत को इस तरह देखने के बाद वह साया वहां से चला गया। 1 घंटे बाद एक बंद अंधेरे कमरे में मायरा कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। फिलहाल वह बेहोश थी। देखने में वह कमरा बेहद डरावना था। अचानक से मायरा को होश आने लगा। वह जैसे ही पूरी तरह से होश में आए और उसने खुद को बांधा हुआ पाया तो वह अचानक से घबराकर चारों तरफ देखने लगी। कोई है यहाँ पर, खोलो मुझे, मायरा ने झटपट आते हुए कहा। दूसरी तरफ जन्नत ने किसी को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। चन्नाइन, क्या है सजा? अगर मुझे इंजेक्शन लगाने देगी तो। 1 घंटे बाद एक बंद अंधेरे कमरे में मायरा कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। फिलहाल वह बेहोश थी। देखने में वह कमरा बेहद डरावना था। अचानक से मायरा को होश आने लगा। वह जैसे ही पूरी तरह से होश में आए और उसने खुद को बांधा हुआ पाया तो वह अचानक से घबराकर चारों तरफ देखने लगी। कोई है यहाँ पर, खोलो मुझे, मायरा ने झटपटाते हुए कहा। कोई जवाब न मिलने पर मायरा ने अपने दिमाग पर जोर डाल सोचने लगी कि वह यहाँ पर कैसे आई तो उसे याद आया कि वो एक बंद पड़े थिएटर में किसी से मिलने गई थी और जो वह इंतजार कर रही थी तो वहां पर अचानक से धुआं आने लगा जिससे उसका वहां दम घुट रहा था। उसके बाद क्या हुआ मायरा को कुछ याद नहीं। वो सब याद आते ही मायरा को तेज गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, यूं बुज़दिलों की तरह क्यों छिप रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मायरा के यूं चिल्लाते ही वहां एकदम से रोशनी हो गई, इतनी कि कुछ पल के लिए मायरा को कुछ नजर ही नहीं आया। उसने जैसे ही उस तेज रोशनी में कंफर्टेबल होकर अपनी आंखें खोली तो अपने सामने रेयांश को राजा की तरह कुर्सी पर बैठा देख वो चौंक गई। ओह, तो तुमने मुझे किडनैप करवाया है। यूं ही बता देते मैं खुद आ जाती, खामखा तुमने अपने बॉडीगार्ड्स को दुखी किया। अरे मैं तो वैसे ही तुम्हारे सामने बिछने को तैयार हूँ, वह तुम ही हो जो मुझे भाव नहीं देते। पता नहीं तुम्हें उस जन्नत में कौन सी जन्नत दिखाई देती है, मायरा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। वही रेयांश के पीछे खड़े डीके ने मायरा की बात सुनी तो उसने अपनी आइस रोल करते हुए अपने मन में सोचा, सच में सच कहते हैं लोग, औरतों का दिमाग घुटनों होता है, स्पेशली इन जैसी औरतों का। मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यह किस सिचुएशन में है। अरे बेवकूफ औरत, तेरे सामने मौत बैठी है और तू यहाँ अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अपनी सोच पर लगाम दो, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है डीके, रेयांश ने बिना डीके को देख कहा। उसकी बात सुनकर डीके हड़बड़ा गया। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने जिस्म की नुमाइश करने का, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा। मासूम, जरा इसे अपनी मासूमियत तो दिखाना, रेयांश ने वहीं खड़ी एक लेडी बॉडीगार्ड को कहा। रेयांश के कहते ही एक 27-28 साल की लड़की आगे आए और उसने रेयांश की तरफ देखते हुए जी सरकार कहा और फिर वहां से एक कमरे के अंदर चली गई। उस लड़की को देखकर डीके का दोबारा मुंह बन गया और उसने दोबारा अपने मन में खुद से कहा, पता नहीं इसके घर वालों ने इसका नाम मासूम क्यों रखा है। अरे इसका नाम मासूम नहीं, घायल शेरनी होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। जब मासूम उसे कमरे से वापस आए तो उसके हाथों में जो सामान था उसे माया की चीज निकल गई है और उसे अब बेहद डरने लगा। उसने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर मुझे कुछ हुआ हो तो जन्नत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो बहुत नफरत करेगी, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। इसे मुझसे दूर रखो। दूसरी तरफ जन्नत ने किसी को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया।
आधे घंटे के बाद जन्नत एक होटल के कैफेटेरिया में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। जन्नत ने अपने फोन में देख झुंझुनाहट के साथ कहा, ये लोग टाइम पर आना कब सीखेंगे? उद्धरण चिन्ह, कभी नहीं। जन्नत की बात का जवाब दे एक सामने से आई हुई लड़की ने दिया। उसे लड़की की उम्र यही 23-24 साल की थी और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसे लड़की के बाल सिर्फ कंधों तक ही आते थे और उसे लड़के ने फिलहाल ब्लू कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा सा गोल्ड फ्रेम का चश्मा उसे क्यूट लुक दे रहा था। उसे लड़की को देखकर जन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रियंका, कहाँ रह गई थी तुम? आराम से। जन्नत की चोटों को देखकर प्रियंका ने कहा और उसके गले लगे मुस्कुराते हुए कहा, तुझे तो पता है ना हम डॉक्टर्स के पास वक्त की कितनी कमी होती है। लास्ट मिनट पर एक केस आ गया इसलिए लेट हो गई। सॉरी। अच्छा चल ये बता तुझे इतनी चोट लगी कैसे और तुझे पूरे 2 साल बाद मेरी याद कैसे आए? उद्धरण चिन्ह, पहले बैठ तो जा, बताती हूँ सब कुछ। जन्नत में उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। उसके बाद जन्नत में से सब कुछ बताया तो प्रियंका ने हैरान होते हुए कहा, आई कैन टी बिलीव यू कि वह तुझे तेरे पति से दूर करने के लिए इस हद जा सकती है। मैंने तो तुझे पहले ही वार्न किया था कि तेरी बहन एक सही लड़की नहीं है, लेकिन तेरी आंखों पर ही उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। इसीलिए ही तूने मुझसे 2 साल पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि देर से ही सही तेरी आंखों से उसके प्यार की यह झूठी पट्टी तो उतरी। अब तो क्या करने वाली है? अगर तूने अब कुछ नहीं किया तो मुझे भी नहीं पता कि वह आगे क्या करेगी। वह लड़की तेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह, मैं जानती हूँ प्रियंका की मायरा कितनी खतरनाक है। मैंने उसका असली चेहरा देखा है। अपनी सोच में गुम जन्नत ने कहा। उसे एक बार फिर वह भयानक मंजर याद आ गया था जब एक अकेली मायरा ने 8 लोगों, जन्नत, उसका बच्चा रेयांश, नाना जी, मामा जी, अवनी, शिवम, महिमा जी की जान ले ली थी। तो क्या करने की सोची है तूने? प्रियंका ने हैरानी से पूछा तो जन्नत ने उसकी तरफ देखे अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए उसे अपना प्लान बताया। उसका प्लान सुनकर प्रियंका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हैरानी से कहा, तू सच में मेरी वह मासूम से प्यारी सी जन्नत ही है ना? आई कैन टी बिलीव कि तू मायरा से बदला लेने के लिए ऐसा कुछ भी सोच सकती है। प्रियंका की बात सुनकर जन्नत में अपनी आइस रोल की और बोरियत से पूछा, अब तू बता तुझे मेरा काम करना है या नहीं, या मैं किसी और डॉक्टर को ढूंढना शुरू करूं? क्या यार तू तो भी गुस्सा हो रही है? मैं तेरा काम कर दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रियंका ने कहा तो जन्नत में उसे घूर कर देखा और बोरियत से ही पूछा, बताओ। अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी हो जाएगी वरना मैं ही कोई और डॉक्टर देख लूंगी। तू सच में मेरी दोस्त नहीं रही। खैर जाने दे। तो शर्त यह है अगर तू मुझे वह इंजेक्शन मायरा को लगाने देगी तो मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूं, वरना भूल जा जो। प्रियंका ने सीरियस होते हुए कहा। प्रियंका की बात सुनकर जन्नत उसे देखने लगी। शाम के 7 बजे जन्नत सिंघानिया मेंशन में अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त एक रेड कलर की प्लेन साड़ी पहन रखी थी। जहां साड़ी प्लेन थी तो वही उसके ऊपर हैवी मिरर ब्लाउज था। कुल मिलाकर उस साड़ी में जन्नत सच में जन्नत से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। जन्नत ने अपने कानों में बड़े बड़े कुंदन के झुमके पहन रखे थे और मांग में रेयांश के नाम का सिंदूर। गले में जन्नत ने सिर्फ मंगलसूत्र पहन रखा था। उसके लंबे रेशमी खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। जहां जन्नत के राइट हैंड में प्लास्टर था तो वही जन्नत ने अपने लेफ्ट हाथ में रेड कलर की प्लेन चूड़ियां पहन रखी थी। उन चूड़ियों के आगे एक मोटा सा सोने का कंगन था। अपने लुक से सेटिस्फाइड होकर जन्नत ने आईने में देख खुद को ही फ्लाइंग किस देते हुए कहा, क्या बात है जन्नत, रेयांश कपूर, आज तो तुम सच में जहर लग रही हो। हाय कहीं मेरे प्यारे पतिदेव मुझे चखने के बाद मेरे गुलाम ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह, चटेंट, मैं तो पहले से तुम्हारा गुलाम हूँ। मायरा कहाँ है? जन्नत ने अपने कानों में बड़े बड़े कुंदन के झुमके पहन रखे थे और मांग में रेयांश के नाम का सिंदूर। गले में जन्नत ने सिर्फ मंगलसूत्र पहन रखा था। उसके लंबे रेशमी खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। जहां जन्नत के राइट हैंड में प्लास्टर था तो वही जन्नत ने अपने लेफ्ट हाथ में रेड कलर की प्लेन चूड़ियां पहन रखी थी। उन चूड़ियों के आगे एक मोटा सा सोने का कंगन था। अपने लुक से सेटिस्फाइड होकर जन्नत ने आईने में देख खुद को ही फ्लाइंग किस देते हुए कहा, क्या बात है जन्नत, रेयांश कपूर, आज तो तुम सच में जहर लग रही हो। हाय कहीं मेरे प्यारे पतिदेव मुझे चखने के बाद मेरे गुलाम ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह, मैं तो पहले से ही हूं तुम्हारा गुलाम हूं बीवी। दरवाजे से अचानक आए इस आवाज को सुनकर जन्नत अपनी जगह फ्री हो गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से आईने में देखने लगी। जन्नत को इस तरह देखकर रियांश ने अंदर आ अपने पैर से दरवाजे को लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया और अपने कदम जन्नत की तरफ बढ़ा दिए। उसका एक हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में था तो कहीं उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी।
जन्नत को होश जब आया जब रेयांश ने उसके खुले पेट पर हाथ रख उसे पीछे से हककर उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, सच में बीवी, मैं तो पहले से ही तुम्हारा गुलाम हूं। रेयांश को अपने इतने करीब देखकर जन्नत का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट में ढेर सारी बटरफ्लाई जुड़ रही हो, उसकी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए थे। जन्नत का पूरा चेहरा एकदम से लाल हो गया। जन्नत के लाल चेहरे को देखकर रेयांश ने उसकी गर्दन पर अपनी नाक से रब करते हुए कहा, तुम्हारी ये शर्म की लाली मुझे बहकने पर मजबूर कर रही है। उद्धरण चिन्ह आप ये क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। जन्नत ने कसमसाते हुए अपनी अटकती हुई आवाज में कहा, तो आ जाने दो, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूं, और वैसे भी मैं कौन सा दूसरे की बीवी को पकड़कर खड़ा हूं, अपनी ही बीवी को पकड़कर खड़ा हूं, और जब बीवी इतनी हॉट बनकर घूम रही हो तो अब मैं कोई जोगी बाबा तो नहीं जो इतनी सुंदर बीवी होने पर भी ना बहको। रेयांश ने जन्नत को छेड़ते हुए कहा, आप पकड़कर तो दिखाए यूं किसी दूसरे की बीवी को, अगर आपका भर्ता ना बना दिया तो मेरा नाम भी जन्नत रेयांश कपूर नहीं। जिस तरह आप मुझे किसी के साथ देख नहीं कर सकते, इस तरह मैं भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। माना कि मैंने हमारे रिश्ते को समझने में देर कर दी, इसका मतलब यह नहीं कि आपके किसी और के पास जाने पर भी हम ऐतराज ना उठाए। आप पति हैं मेरे, तो आप पर सिर्फ मेरा हक है, जन्नत ने पूरे हक के साथ कहा। जन्नत की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर छोटी ही सही लेकिन मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। उसने झटके से पलटकर जन्नत को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। उद्धरण चिन्ह अपनी बात कहकर रेयांश ने जन्नत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रेयांश के सडन मूव से जन्नत एक पल के लिए अपनी जगह जम गई, लेकिन रेयांश के होठों का स्पर्श पाकर और उसके प्यार की फीलिंग को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद भी रेयांश को किस करने लगे। 15 मिनट की एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद जब जन्नत की सांस उखड़ने लगी तो उसने झटपटाते हुए रेयांश को धक्का दिया, लेकिन रेयांश पर कोई असर नहीं हुआ। अब असर होता भी कैसे, कहाँ वो 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी को वह पतली दुबली अपने एक हाथ से कैसे दूर कर पाती। रेयांश जो किस करते हुए जन्नत के मासूम से चेहरे को एकटक देख रहा था, जब उसने महसूस किया जन्नत और सांस नहीं ले पाएगी तो उसने जन्नत को अपने होठों से रिहा किया। रेयांश के छोड़ते ही जन्नत जोर जोर से सांस लेने लगी। रेयांश ने अपने होंठ जन्नत के कंधों पर रख दिए। रेयांश के होठों को अपने गर्दन पर महसूस कर जन्नत के मुंह से आह निकल गई और उसने कांपते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज रहने दीजिए, कोई आ जाएगा। जन्नत अभी रेयांश को खुद से दूर कर ही रही थी कि अचानक उसकी चीख निकल गई और उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई, क्योंकि रेयांश ने जन्नत की गर्दन पर बाइट कर लिया था। रेयांश जन्नत से दूर हुआ और उसने जन्नत को अपनी डिजाया भरी आंखों से देखा और फिर अपने होठों को अपने दांतों से काटते हुए जन्नत से कहा, अगर तुम मुझ पर यूं ही अपनी अदाओं से बिजली गिराती रही तो पता नहीं मैं कब तक खुद को संभाल पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह रेयांश की बात सुनकर जन्नत हैरानी से उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका डेविल इस तरह की बेशर्मी भरी बातें भी कर सकता है। लेकिन रेयांश के कंधे पर काटने से जन्नत उससे नाराज हो गई थी, क्योंकि रेयांश ने उसकी बिल्कुल कॉलरबोन पर काटा था और जिस तरह की उसने साड़ी पहनी थी उसका वह निशान साफ दिखाई दे रहा था। जन्नत ने अपने कंधे को देखते हुए कहा, यह क्या किया आपने, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अपनी बातें जन्नत रेयांश को धक्का देकर कमरे से बाहर चली गई। असल में तो वह अपने बेचैन दिल को काबू करने के लिए लव बाइट का बहाना बना बाहर भागी थी और उसके इस बहाने को रेयांश भी अच्छे से समझ गया था। वह भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। जब दोनों नीचे आए तब जन्नत ने देखा कि रामचंद्र जी और ब्रिजेश जी हाल में ही बैठे चाय पी रहे थे और वही करिश्मा जी भी बैठी हुई थी और वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। अरे बेटा, आप कब आए, रामचंद्र जी ने रेयांश की तरफ देखते हुए पूछा तो जन्नत हैरानी रेयांश की तरफ देखने लगी। उसे तो लगा था कि वह सबसे मिलने के बाद उसके पास उसे बुलाने के लिए गया है। बस अभी थोड़ी देर पहले आया नाना जी, यहाँ कोई दिखा नहीं, इसीलिए सीधे जन्नत को बुलाने के लिए चला गया। रेयांश ने पहले नाना जी और फिर मामा जी का आशीर्वाद ले वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग भी अभी अभी ऑफिस से आए हैं, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस, से सब कुछ ठीक तो है ना, नाना जी ने पूछा। हाँ नाना जी, सब ठीक है, मैं बस जन्नत को लेने आया था, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ, रेयांश ने उठते हुए कहा तो करिश्मा जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे बेटा, डिनर का टाइम हो गया है, तुम दोनों डिनर करके जाना। करिश्मा जी अपनी अच्छी बहू होने की एक्टिंग अच्छे से निभा रही थी। बेटा तुम्हारी मामी एकदम सही कह रही है, तुम दोनों डिनर करके ही जाना, तब तक मायरा भी आ जाएगी।
ब्रिजेश जी ने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा और फिर करिश्मा जी की तरफ से देखते हुए कहा, वैसे वह गई कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। ब्रिजेश जी की बात सुनकर करिश्मा जी घबरा गई क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि मायरा कहाँ पर है। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वह प्रिया का फोन आया था, बस उसी से मिलने गई है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया मायरा की फ्रेंड थी या यूं समझ ले कि वह मायरा की चमची थी। लेकिन उन सब ने नोटिस नहीं किया मायरा का जिक्र आते ही रेयांश के एक्सप्रेशंस लेस चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी और उसकी इस मुस्कान को सिर्फ जन्नत ही देख पाए। यह मायरा का नाम सुनकर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहीं मायरा के अचानक गायब होने में इनका ही तो हाथ नहीं? वैसे भी अब तक तो इन्हें पता चल चुका होगा कि मेरा वो एक्सीडेंट मायरा ने ही किया था। पक्का इन्होंने ही मायरा को गायब करवाया है, जन्नत ने अपने मन में कहा। रेयांश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, नहीं मामा जी, हम लोग डिनर के लिए फिर कभी आ जाएंगे। अभी फिलहाल दादी माँ जन्नत का घर डिनर के लिए इंतजार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर नाना जी ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी और दोनों घर से निकल गए। घर से बाहर आते ही रेयांश ने जन्नत को एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत की तो घबराहट के मारे चीख ही निकल गई। यह आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं गिर गई होती तो? जन्नत में मुंह बनाते हुए कहा तो रेयांश ने उसे अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ते हुए कहा, भरोसा रखो कभी गिरने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर जन्नत मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ मायरा की हालत खराब थी और वह कुर्सी पर बेहोश बंधी पड़ी थी। मासूम ने उसे देखते हुए वहीं पास में खड़े डीके से पूछा, आपको क्या लगता है चीफ की ये कब तक होश में आएगी? उद्धरण चिन्ह। मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। जिस तरह से टॉर्चर किया है मुझे तो नहीं लगता कि इस 2-3 दिन से पहले होश आएगा। डीके ने मुंह बनाते हुए कहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम।